अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो लोग सलाम कह रहे हैं उसके ऊपर वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो वेबिनार है उसके कुछ रीजंस थे जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस के ऊपर मैंने किया। और उसका रीज़न ये था शॉर्ट नोटिस पे करने का कि मेरे कुछ आगे के स्केड्यूल्स हैं, उसमें थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा हैं। और अगले तकरीबन 3-4 हफ्तों तक फिर मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा कि एक साथ बैठ के इतना सारा बोल सकूं। तो इसलिए मैंने जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे किया है। अलबत्ता जो आइडिया था, इसका जो टॉपिक है या जो एजेंडा कह लें, ये ज़्यादा काम आएगा नए लोगों को। लेकिन जो पुराने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या मेंबर्स हैं या जो मुझे जानते हैं, सबसे पहला मेरा नाम हुज़ैफा अली है। जो लोग नहीं जानते, जो नए हैं, इसलिए लिखा हुआ भी है राइट साइड पे। तो इसके अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ के कुछ इश्यूज हैं, जो करियर के प्रॉब्लम्स आते हैं, प्लस उसके साथ बिजनेस के अंदर हम कैसे बढ़ते हैं लेके इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी इसमें डिस्कस करनी है। और उसके बाद फिर हम ऑफ कोर्स उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि अमेजॉन होलसेल एफबीए की क्या रूटीन्स हैं, क्या पाथ हैं, क्या ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, फ्रीलांसर्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, जो हमारे लोकल यूथ है उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हमारी इसमें डिस्कशंस में आएंगी। और थोड़ा सा टाइम निकाल के पेशेंस के साथ आपको बैठना होगा। और ऐसे लोग इस वक्त होंगे हमारे अंदर के जो जो मुझे लगता है कि सुनेंगे। और कुछ लोग आधी बात सुनेंगे, सुनी अनसुनी करके चले जाएंगे आगे। दैट्स ओके, परफेक्ट। ज्यादातर ऐसे लोग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि हुज़ैफा मेरी बात कर रहा है, हुज़ैफा मेरी बात कर रहा है। तो शायद वो लोग ज्यादा देर तक सुनेंगे या पूरा सुन लेंगे। इसके बाद वो लोग, इन्हीं के अंदर से वो लोग निकलेंगे जो कि पूरा सुनने के बाद या तो एक्शंस लेंगे। उनका दिमाग जो है वो घूमता रहेगा उन चीजों में कि जी ये वाकई में कुछ चीजें हैं ऐसी या नहीं है। कुछ लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, वो अपनी दुनिया में वापस वही कहते हैं ना कि वो मस्त होके चल पड़ेंगे कि जी ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहे। तो दोज आर द थिंग्स। तो अब आपने डिसाइड करना होगा कि आप किन लोगों में से हैं या आपने किन लोगों की तरफ जाना है, क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी करंट लाइफ। अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। क्या लाइफ है आपकी, क्या इश्यूज हैं आपके। मैंने यहाँ पे किसी ने हमने जो है वो कुछ छोटे टॉपिक्स भी साथ साथ लिखे हुए हैं, तो ताकि मुझे भी याद रहे कि मेरे लिए क्या ऑप्शंस, क्या टॉपिक्स हैं। बहरहाल, रूटीन लाइफ क्या है आपकी। आप एक नौकरी पर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जांपल टीचर हो गए, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन में है। और तो आपकी लाइफ कैसी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं दुनिया के हर शख्स को या हर तरीके के प्रोफेशंस को नहीं जानता। मेरे सामने जो प्रोफेशंस मेरी नजर से गुजरे हैं या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक गुजरे हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं कहीं पर मैं गलत हूँ, तो इसलिए मैं उमूमन दावे नहीं करता। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने लोग देखे हैं कि पैसा तो बन रहा होता है, लेकिन लाइफ क्वालिटी जो होती है वो नहीं होती। लाइफ क्वालिटी कैसे लेकर आए, वो सारे मैटर्स होते हैं। अब ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या जो प्रोफेशन में हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, शाम को रात को देर तक आ रहे हैं। मैंने एक चीज हमेशा देखी है, स्पेशली कराची में मैं काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को। तो उसमें ये होता था कि बच्चों के लिए वक्त नहीं होता था, स्पेशली माँ बाप के पास। इतनी लाइफ बिजी हो जाती है कि बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। अब माँ बाप का एट सम पॉइंट कसूर भी नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि मुझे ऐसा लगता है कि वालिद साहब जो हैं वो बिजी हैं काफी ज्यादा अपने काम में। वालदा मोहतरमा अपने मामलात में बिजी हैं, उनको घर भी संभालना है, उनको इन लॉज को भी संभालना है। और एट द सेम टाइम उन्हें कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो सोचती है कि मैं अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा सा देख लूं।
इसमें भी डिफरेंसेस होंगे, जरूरी नहीं है कि हर किसी का यही हो। तो बच्चों के लिए मुझे लगता है कि बड़ा प्रॉब्लम होता है। बच्चे जो हैं वो फिर अपने लिए चीजें ढूंढते हैं कि मैं किससे बात करूं, मैं किसके किसके साथ सोशल हो जाऊं। स्कूल लाइफ एक अलग होती है। सारे बच्चे स्कूल की एज में नहीं है, या सारे बच्चों के पास स्कूल लाइफ नहीं है। डिफरेंट तबके के लोग हैं। तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम ये आती है हमारे साथ कि बच्चों का क्या किया जाए। बच्चे तो वही, या तो टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल में मुंह डाल के बैठे हुए होते हैं, या थोड़ा बहुत अपने सोशल हो जाते हैं। तो जो माँ बाप की जो तरबियत का जो टाइम है वो तो गुजर गया। वालिद साहब जैसा कि जॉब में बिजी थे, वालदा अपने कामों में बिजी थी, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ऐसे ही बड़ा हो जाता है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके वालिद और वालदा को जो वक्त उसको मिलना चाहिए था, जो उसके पेरेंट्स का वक्त उसको जो क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो जाती है, स्पेशली जब आप ऐसी जॉब कर रहे हो या ऐसे किसी बिजनेस में हो जो कि आपका कंटिन्यूसली आपका टाइम मांग रहा हो बहुत ज्यादा, जहां पे आप लोगों को उसके अंदर जोड़ ना सकें। अच्छा, कोई आके ये कहता है कि जी मेरे पास मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जो कि वन मैन शो है, एक बंदा, मैं अकेला चलाता हूँ इसको, और ये बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। तो अगर ऐसा ऐसा कोई शख्स अगर है भी और वो कर भी रहा है, तो वो क्या करेगा फिर? उसकी तो लाइफ ज्यादा बिजी होगी ना, क्योंकि सारे काम वही कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके बच्चों के ऊपर। तो मैं इसलिए बच्चों की बात इस वक्त कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं जॉब के मेरी जिंदगी में जॉब थी, या मैं ऐसे कोई बिजनेस में था जहाँ पे मेरे सर पे स्ट्रेस बहुत रहता था, तो हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। तो जब से मैं इस बिजनेस में आया, 2016 की बात है, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस जैसे जैसे स्टेबल होता गया, 2017 में मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि तब मैंने बैठ के सोचा ऑनेस्टली कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ है उनकी आगे। हालांकि मेरी बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं मेरी। 3 जो है वो स्कूल गोइंग एज की हैं, चौथी बहुत छोटी है अभी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ठंडे दिमाग से उस वक्त मौका मिला कि इनको इनके लिए कुछ करना है अब। तो सबसे पहले तो हमने उनकी स्कूल बंद करवा दी। स्टडी किया मैंने सारा, मैंने देखा कि होम स्कूलिंग क्या चीज है। होम स्कूलिंग के ऊपर हम उनको लेकर आए, उनसे बात की, उनको समझाया कि क्या ये बेटर है, तुम करोगे नहीं करोगे? तो सबने हाँ कहा। और जून जुलाई जो समर वेकेशंस थी, उसके अंदर हमने उसको टेस्ट किया, उस प्रोसेस को पूरे होम स्कूलिंग को हमने, मैंने खुद क्लासेस ली बच्चों की। कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ाता था, वाइफ जो है वो बायोलॉजी पढ़ाती थी। इस तरह से हमने उनको टेस्ट किया। तो फिगर आउट ये कर पाए हम कि जी बच्चे तो बड़े खुश हैं, ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। सोशल एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा खुश हैं, उनको जाना नहीं पड़ा था। तो मैंने ये निकाला इसका निचोड़ कि जी मेरे पास वो वक्त था, मेरी लाइफ से जो जॉब का या काम का स्ट्रेस नहीं था, तो मैं ये कर पाया बच्चों के लिए। अब बच्चों को बैठ के पढ़ा रहा था, काम होता रहा, करते रहे। इस तरीके से अभी तक बच्चे स्कूल होम स्कूलिंग कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं आईजीसीएसई के, बहुत खुश है माशाल्लाह, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सोशल की जहां तक बात होती है, तो फिर सोशल उनके लिए करना पड़ता है सेपरेटली। कैसे उनके फ्रेंड सर्कल के साथ कोई बैठा जाए, उनको लेके जाया जाए, उनको कहीं पे घूमने फिरने लेके जाए, वो सारी एक डिफरेंट स्टोरी है। फिर उस चैप्टर पे जब हम कभी निकलेंगे तो बात होगी। लेकिन इस स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आपके पास एज अ फादर या एज अ मदर, क्या आपके पास अपने बच्चों के लिए वक्त है? अगर नहीं है तो सोचें इस बात को कि क्या आप अपने बच्चों के ऊपर वक्त लगा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ टाइम दे रहे हैं। मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना, लेकिन स्पेशली मैं कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा होता शाम के वक्त में। जब 6, साढ़े 6, 6 बज जाते हैं, मैं उसके बाद कॉल्स भी अटेंड नहीं करता, मेरा फोन साइलेंट पे कहीं और रखा हुआ होता है। तो एटलीस्ट के 2-3 घंटे, 4 घंटे तो बच्चों के लिए स्पेंड किए जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ कुछ बात की जाए, कभी कुछ टीवी देखा जाए, कभी बाहर वॉक की जाए। तो इतना टाइम हमारे पास हो कि हम अपने बच्चों को दे सकें। और आपके पास जब वक्त होगा भी ना, लेकिन आपके जहन के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, तब भी आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये एक मेन मुद्दा है जो हम एज अ पाकिस्तानी नेशन या पर्सन हम नहीं सोचते हैं। हमें सोचना जरूरी है, क्योंकि आप अपने बच्चों को बिल्ड करें ना। ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि जिनकी अल्लाह ना करे सोहबत जो है वो गलत लग जाती है, लड़के होते हैं तो वो पता चला जी किसी के साथ बैठ के सिगरेटें पी रहे हैं, वालिदैन को नहीं पता। बहुत कुछ मैंने देखा है, बड़ा अफसोस होता है। जो हालिया वाकयात होते हैं, तो कहीं ना कहीं सोहबतें तो आ रही है ना, एट सम पॉइंट बच्चों के जहन पे भी तो असर कर रही हैं।
तो बच्चे अगर सोशल मीडिया पे कोई चीजें ऐसी पढ़ रहे हैं तो उनके जहन पे क्या जा रहा है? क्या कभी वालिदैन ने बैठ कर उनको समझाया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? तो बहरहाल ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आपको फैमिली और बच्चों के बारे में समझनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि थोड़ा सा जो जो हमारे प्रोफेशंस हैं उसका जो टाइम है, जो वक्त है, उसको कैसे शॉर्ट किया जाए, कैसे उसको बदला जाए। क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप उसको चेंज कर सकें, उसको शॉर्ट कर सकें? अगर आप एक दुकानदार हैं तो क्या आप अपनी दुकान से वो टाइम निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि आप कुछ और कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें? दुकान पे काम करना, ये दुकान चलाना बुरी बुरी बात नहीं है, बस ज्यादा बिजी रखता है आदमी को, ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब हो जाता है, ज्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है। आप अगर जितनी ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, वो बात भी है, कोई कहेगा कि जी एक्टिव रहते हैं, फिटनेस रहती है, तो वो ठीक है, वो भी होता है। फिटनेस के लिए और बेहतर तरीके हैं मेरे ख्याल से। तो दुकान को संभालना और भाग दौड़ करते रहना पूरा दिन, वो ज्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रेसफुल होता है बंदे के लिए, कंपेयरिंग टू कि बंदा सिंपल 1 घंटा जाके किसी फिटनेस क्लब के अंदर लगा ले और अपनी एक्सरसाइज कर ले। तो ये चीज एक मुझे लगता है कि आपको सोचना है कि हमें हम कहाँ पर हैं, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं। जो शॉपकीपर्स है, स्पेशली मैंने देखा है लोगों को कि पूरा पूरा दिन सुबह देर से उठना, दोपहर को जाना, शाम को और दोपहर का खाना खाना, रात तक जो है वो घर आना, फिर बेगम को परेशान करना, चलो जी रात को खाना 12 बजे दे, 1 बजे दे। ये सारी बड़ी मुश्किल जिंदगी है। मैं समझता हूँ कि हम अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी अजियत में डालते हैं, स्पेशली आपकी वाइफ को, जबकि उसे पता है कि उसका खाने का टाइम अगर 9 बजे था तो वो आपके लिए बैठी हुई है 12 बजे तक। तो ये मुझे लगता है ज्यादती है थोड़ी सी उसके साथ। तो इसको भी हमें सोचना चाहिए। बहरहाल अब आ जाते हैं कि जॉब के डिसएडवांटेजेस। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपके? जॉब के डिसएडवांटेजेस के अंदर जो मुझे एक बड़ा बहुत सीरियस डिसएडवांटेज लगता है, जो कि आपकी पूरी जिंदगी उलट कर देता है, पूरी जिंदगी उल्टी कर देता है आपकी, वो ये होता है कि आप एक लंबे अरसे किसी के पास जॉब कर रहे हैं और आप रिप्लेसेबल हैं। रिप्लेसेबल से मुराद के आपको कोई, आपका जो ओनर है, जो बिजनेस का जो ओनर है, वो बड़े आराम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख सकता है, बाहर फेंक सकता है, बड़ा इजी हो जाता है। अब आप कहेंगे जी मैंने तो पूरा बिजनेस बिल्ड किया है, मैं तो मतलब बस जबरदस्त, मैं तो लगा हुआ था इसमें। तो वो ठीक है, वो तो आपको उस वक्त पता चलेगा कि जब आपको दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा निकाल के। तो मैंने स्टोरी सुनाई थी अपने दोस्तों की, बहुत सारे ऐसे जानने वालों की, बड़े अरसा लंबा लंबा अरसा काम करते रहे, जॉब्स करते रहे, बड़ी ऊंची पोजीशन पे पहुंच गए, जब रिटायर होने लगे या किसी वजह से उनको निकाला गया, तो उनके बच्चे क्या कर रहे थे? उनके बच्चों ने एजुकेशन तो हासिल कर ली अच्छी, मगर अब क्या करें? क्या वो जॉब जो आपकी थी, क्या आप अपने बेटे को बिठा सकते हैं उसकी उस सीट के ऊपर? नहीं ना, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो फायदा क्या हुआ? अब आप कहेंगे आप, मैंने अपने बेटे को अच्छे से अच्छा पढ़ाया क्योंकि मैं अच्छा कमाता था, ठीक है, मान ली मैंने बात। अब आपका बेटा क्या करे? वो भी तो जॉब ही करेगा। क्या जॉब कर लेगा? 40-50 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी? नहीं, फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा, लाख 2 लाख रुपए पे पहुंच जाएगा, लेकिन करेगा तो जॉब ही ना। उसके साथ भी यही रहेगा। तो इससे अच्छा ये नहीं था कि जो पिछले 15-20-25 साल आपने जॉब में लगाए, वो आप अपने बिजनेस में लगा लेते? बेशक हलवाई की दुकान ही होती, लेकिन बेटा बैठ तो सकता था वहां पे, उसके भी बच्चे बैठ जाते अगर वो चला लेता तो उसको। तो मुझे लगता है कि ये चीज एक बड़ी सीरियस हो जाती है। हाँ, अब कहने वाले ये जरूर कहेंगे कि जी सबको आप कहेंगे कि जॉब ना करें, इसके ऊपर आ जाएं, तो जॉब कौन करेगा, काम कौन करेगा? मेरे पास भी तो लोग जॉब करते हैं। तो डिपेंड्स, हर कोई ये बात नहीं मानेगा मेरी, शायद 0.01% कोई सुन ले और बात मान ले। मेरा तो काम है बताना, आप माने ना माने आपकी मर्जी, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता आपके साथ। अच्छी बात बता सकता हूं जो मुझे पता है, माने ना माने, टेक इट और लीव इट, इट्स अप टू यू। तो जॉब के ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। बिजनेस होगा, बेशक आप थोड़ा कमाएंगे, लेकिन आपका बेटा या बेटी साथ संभाल सकेंगे। हमने जो अभी जो विमेन सुपर विमेन का ग्रुप बनाया, उसमें मेरी वाइफ उसको लीड कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरी बेटियां भी उसमें शामिल हैं, वो भी हेल्प करने की कोशिश करी। वो ऑलरेडी होलसेल को पढ़ रही थी। अब उस्मान यूसुफ साहब के साथ वो वीएसआर में भी इनरोल्ड है। मैंने पे नहीं किया, ऑफ कोर्स मुझे पे नहीं करना था, मैंने कहा उस्मान साहब से, उन्होंने नहीं दिया, लेकिन खैर। तो पे वीएसआर को डालने का उनको मकसद ये था कि वो प्रोडक्ट हंटिंग, वो अमेजॉन होलसेल, वो सारी चीजें वो सीख सकें। मैं कब तक हूं, वी नेवर नो, लेकिन कल को मेरे साथ वो मेरे बच्चे चला तो सकते हैं। अब बेटियां हैं,
क्या मैं पसंद नहीं करता कि बेटियां जो है वो किसी और के दफ्तर में बैठ के काम करें। ये पर्सनली, ये आप कह सकते हैं कि जी कंजर्वेटिव सोच है, या तो सोच वो नहीं है जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं और रिसेंटली जिस तरह हुआ है, तो क्या कोई बाप पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। सोचेगा तो सही, ये सोच तो आती होगी, हर कोई डरता होगा कि यार मेरी भी बेटी है, मैं कैसे बाहर जाने दूं, कैसे शाम को देर से आए, रात को देर से आए। तो ये तो हमेशा से रहेगा। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता, उसके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपनी बेटियों के लिए, कुछ ऐसी राह बना सकता हूँ क्या कि वो घर पे बैठ के ऑपरेट करें, घर पर बैठ के काम कर सकें। आज अभी करें, कल को शादियां हो जाएं तब भी घर से बैठ के काम करें। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ जाएं। फिजिकल बिजनेसेस को स्टार्ट करते वक्त जो है ना, वो मजा आता है। मैंने बताया ना, जब वो हम मग्स का बिजनेस कर रहे थे 2016 में, तो बड़ा मजा आ रहा था। ये जी दुकान ली, उसको पेंट करवाया, उस पे शेल्व्स बनवाए, फर्नीचर बनवाया, मजा आ रहा था जी। हमारे हमारा बिजनेस बिल्ड हो रहा है, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं हम, हमने पैसा लगा दिया उसके ऊपर। तो जी मग्स का माल आ रहा है बहुत सारा, सुजुकी भर के वो सारे मग्स आए अलग अलग किस्म के, तो मजा आ रहा था जी, हम बिजनेस कर रहे हैं। जब जब करने लगे ना, वो कहते हैं ना, कराची में बड़े तुच्चे लफ्ज भी हैं इसकी किस्म के, तो वो पता चला कि जी कि कैसे इसके अंदर जो है वो बिजनेस होता है, इसमें कितना पानी है, या कितने पानी में है बेसिकली, इस तरह सही टर्म जो है। तो वो मजा बहुत आता है, लेकिन फिजिकल बिजनेस का ये सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि वो उसको मेंटेन करना, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। आपको टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम देना पड़ेगा जो कि जिस वक्त आप चाहें ना चाहें, उस टाइम पे आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा, कोई भी मसला हो। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि जहां पे आपको टाइम तो उसको भी देना है, लेकिन आप फ्लेक्सिबल होते हैं। आप अभी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपकी कोई मीटिंग है, कोई बात नहीं, आपको बाहर जाना है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद आके कर लूंगा। अच्छा जी, लैपटॉप गाड़ी पे रख लेता हूँ, वहां फला जगह जाके बैठ के कर लूंगा, इंटरनेट की डिवाइस मेरे साथ है, मैं वहां बैठ के कर लूंगा, कहीं पे भी कर लें। मैं इस वक्त आया, मैं ऑफिस आया, ऑफिस में आके मैं सक्सेस रूम में बैठा हुआ हूँ, मैं लाहौर की, इस्लामाबाद के, सॉरी। तो यहाँ आने में मुझे कितनी देर लगी? मुझे लैपटॉप गाड़ी में डालना पड़ा और मैं यहाँ आ गया। काम तो मेरा हो रहा है ना, मैं काम ही कर रहा हूँ ना, इस वक्त आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस है, ये इतनी आसानी है ऑनलाइन बिजनेसेस की। फिजिकल बिजनेसेस जो टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स की या कोई भी, तो वो आपका टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, आपकी मेहनत मशक्कत उसके अंदर काफी ज्यादा हो जाती है। बहरहाल, इसके इसके साथ साथ का एक और पहलू है जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन क्या करता है कि आप, हमारी जो जिंदगियां हैं जो हम सब की, वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन का सर्कल बना हुआ है। उस कंफर्ट जोन के अंदर हम बैठे रहते हैं और हम कहते हैं जी, कोई भी पूछता है, बड़ा आसान है कहना कि जी बस दाल रोटी चल रही है, अच्छा अल्लाह का शुक्र है। तो वो दाल रोटी जो चल रही है वो कंफर्ट जोन ही होता है बेसिकली। चाहे वो फिर कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता बंदा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे पास जो बड़ी फी देते वक्त, इनरोल करवाते वक्त तो बड़े एक्साइटेड होते हैं जी, जबरदस्त जबरदस्त। उसके बाद वो 1 महीने 2 महीने बाद उनसे पूछो तो वो या तो अपनी जॉब पे वापस चले गए होते हैं, या किसी और वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो होता क्या था कि वो जो कंफर्ट जोन था उससे वो बाहर ही नहीं आ पाए। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए एक बाउंड्री लाइन है, जो कि जिसके ऊपर फियर बैठा है आपका। फियर यानी कि वो जो आपका जो डर है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसको आप बीट नहीं कर सकते, जिसको आप मात नहीं दे सकते, वो आपको फंसा देता है। वो आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाने देता, उस बाउंड्री से। जब तक आप, याद रखिए, कुछ हासिल करने के लिए जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, वो चीज जिसको आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं आएगी। ये बात उन लोगों के लिए काबिल आई मीन एक्सेप्टेबल शायद ना हो जो कि बच्चे हैं और बाप कमाई के ऊपर है। तो वो कह सकते हैं जी मैं तो कंफर्ट जोन, मैं तो अपने घर पर बैठा था, मेरे अब्बा ने मुझे टैबलेट लाके दे दिया, नया लैपटॉप लाके दे दिया, आईफोन लाके दे दिया, तो ये तो बर्बाद किया ना हमने वैसे ही अपने बच्चे को इस तरह। लेकिन ठीक है, खैर करते हैं करने वाले। तो होता क्या है कि वो कंफर्ट, आप काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, सेटल हो गए हैं, 1 साल 2 साल काम कर लिया, आप कहते हैं जी लगी बंदी चल रही है, दाल रोटी चल रही है, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। उसको निकलने के, उससे बाहर निकलने के तरीके हैं। उससे बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा आपका जो काम करेगा चीज, वो होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बेसिकली आपके माइंड का एक वो हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को, आपके एक्शंस को, आपके अतराफ की एनर्जी को
हर चीज को एक्टिवेट कर रहा होता है, उसको पुश कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहा होता है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये बातें किताबी हैं, तो किताबों से ही आती हैं, लेकिन हकीकत है मैंने भी वो किताबें पढ़ी हैं जो काफी सारे आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो वो जो इसके अंदर मेरा एक टॉपिक है बेसिकली पूरा इसके ऊपर कि कैसे हमें सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल करना है, उसको तरबियत देनी है, उसको ट्रेन करना है, ताकि वो आपके लिए काम करे, आपको फायदा पहुंचाए, आपके लिए आसानियां पैदा करे। तो जॉब के हवाले से जो बात हो रही थी वो एक कहा गई थी इनकम, इनकम स्पेंड एंड स्पेंड और सेकेंडरी इनकम। इनकम जिन लोगों की अच्छी होती है, जो कि बड़ी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो अच्छी इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं, इनके साथ एक चीज मैंने अक्सर देखी है कि वो मसला ये होता है कि मसला ये होता है कि आप उसके जो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, आप उसको कंट्रोल में नहीं रखते। आप बड़े तेजी से उड़ाना शुरू कर, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है ना, स्पेशली जो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो पैसे को संभाल नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये पैसा जो मेरे पास आ रहा है मुझे करना क्या है। जॉब वाले हजरात का तो मैंने ये भी हाल देखा है कि अभी मुझे आईफोन लेना है, आईफोन आ गया है, आईफोन खरीदना है, और अगले महीने की सैलरी मिलेगी तो मैं उस अभी आई उधार पे किसी से ले लूं, अगले महीने की सैलरी मिलेगी तो मैं दे दूंगा, या जॉब बॉस से एडवांस पे पेमेंट ले लूं, सैलरी कटाता रहूंगा, कटवाता रहूंगा। ये बड़ा कॉमन अलमिया है। तो ये आपका कह लेंगे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि आप पैसे को इस तरह से बर्बाद करते हैं। आप कह सकते हैं कि जी आईफोन तो बर्बाद काम काम की चीज है, ठीक है, वैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आप पैसा बर्बाद करते हैं इस तरीके से। और जॉब वालों के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादातर नहीं होती, मैं ये कह सकता हूँ कि 99% नहीं होती है। बहुत कम ऐसे होंगे जो कि अपने जॉब की इनकम को संभाल सकें। उसके तरीके हैं, उसके अंदर आपको अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना पड़ता है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ता है ताकि आप उस चीज को लेके आगे बढ़ सकें। तो सेकेंडरी इनकम साथ साथ स्टार्ट करना जरूरी है। सेकेंडरी इनकम के ऑप्शंस ऑनलाइन से आ सकते हैं, या आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके कोई फिजिकल और कारोबार करें तो वहां से भी आ सकते हैं। अल्टीमेटली हम, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है कोई फिजिकल कारोबार करना, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इससे मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करता हूँ। बात करूंगा तो हमेशा ऑनलाइन की बात करूंगा। तो जो सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही थी, उसके अंदर सबसे पहले जो लोग जानते हैं, जो मुझे पढ़ चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं, नियत की बात हमेशा करता हूँ। नियत बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची नियत है या साफ नियत है या दो नंबरी है। तो ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से बड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये पता हमें नहीं चलता लेकिन कनेक्टेड होता है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो आपके काम आसान हो जाते हैं, और ये किताबी बात नहीं है, ये हकीकत है। और मेरा तो बहुत ज्यादा दफा मैंने तजुर्बे इसको किए हैं, मैंने देखा इन चीजों को। तो आपको नीयत साफ रखनी पड़ेगी। और हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम गलत को गलत नहीं कहते, सही को सही नहीं कहते, हम गलत को भी सही कह देते हैं। बड़े आराम से छोटी मोटी करप्शन कर जाते हैं, चाहे वो 50 रुपए की क्यों ना हो, बड़े आराम से कर लेते हैं। वो जो कहते हैं ना डंडी मार दी, वो डंडी मार ली बस, ठीक है जी, 200 रुपए बन गए, 500 रुपए बन गए। ये जॉब वालों के साथ अक्सर होता है, ऐसी जॉब जहाँ पे आपको डंडी मारने का आसरा बन जाता है, आप कर लेते हैं। तो कभी ये सोचा है कि वो कितना कितना गलत है वो? कभी ये सोचा है कि आप एक ऐसा काम करें जो डायरेक्टली हराम है, और वो पैसा कमाने के बाद आप अपने बच्चों के ऊपर वो लगा भी रहे हैं, वो कैसे कैसे निकल रहा है। फिर हम ये भी साथ रोते हैं बैठ के कि जी मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, मेरे बच्चों को अचानक से ये हो गया है, मेरा अचानक से मोबाइल छिन गया, मेरा अचानक से वॉलेट गिर गया कहीं पे। तो कभी हमने कनेक्ट करने की, डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की कि हमने क्या किया था पिछले दिनों में? हमने कोई ना कोई ऐसा अमल किया होगा जिसकी वजह से शायद उसका रिएक्शन आ गया, वरना तो नहीं होता। मतलब एक बात है। तो ये चीज मैं सोचता हूँ, मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी इस तरह के वाकयात नहीं होते कि जी वो राह चलते हुए जा रहे हैं तो कहीं से कोई आके फोन छीन गया, कोई मोबाइल गिर गया, कहीं पे वॉलेट गिर गया, कहीं पैसे का इस तरह का नुकसान हो गया। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुझे ये लगे कि अच्छा जी ये तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसे और भी लोग देखे जो बहुत साफ सुथरे हैं, साफ नीयत के लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ।
तो ज्यादातर ऐसा लगता है कि ये शायद कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में करप्शन कितनी है, कितनी ज्यादा बदनीयती है। तो कभी अपने अंदर हमने ये झांक के कोशिश की है कि जी हमने कोई ऐसा अमल किया था जिसका रिएक्शन में ये चीज हुई है हमारे साथ। कार्मा जो है वो तो आप कहीं ना कहीं काम करता रहेगा ना। वो तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज कार्मा बना के छोड़ दी है जो कि आप कुछ भी करते रहें वो चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। आपने किसी के लिए अच्छा किया है, आपके साथ 100 अच्छाइयां हो जाएगी। आपने किसी के साथ बुरा किया है, आपके साथ 100 बुराइयां हो जाएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो है वो अपना पैसा कमाने के लिए किसी की भी टांग खींच लेते हैं, किसी का भी नुकसान कर देते हैं, किसी के लिए कुछ भी गला काट दिया बंदे ने किसी का। तो ये तो बड़ा आसान है। तो ये आपके साथ रिटर्न क्या होगा उसका भी तो सोचना है ना हमें। आज बुरा किसी का कर दिया तो कल हमारे साथ क्या होगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम ये सब चीजें भूल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। हम रसूल की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, इस्लाम की बातें करते हैं, जो बेसिक ह्यूमैनिटी है उसकी बात कोई नहीं करता। तो बड़ा जरूरी है कि हम इस चीजों को सोचें। काम आपको चेंज करना है, आपकी लाइफ चेंज करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप फंसे में किसी किसी एग्जिस्टिंग जॉब में, एग्जिस्टिंग कारोबार में, या कोई ऐसी सिचुएशन में कि आपका पैसा नहीं बन रहा। उसके लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। गोल्स क्यों सेट करने पड़ते हैं? क्योंकि जब आप रास्ते पे निकलते हैं ना, गाड़ी लेके, बाइक लेके अपनी, तो आपको ये पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। आप उस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं निकला यहाँ से घूमने गया, नारायण कागान नारायण जाना था, मुझे पता था नारायण पहुंचना है, तो नारायण ही जाऊंगा ना। अब ऐसे ही निकल पड़ूं गाड़ी लेके, और मुझे ये ना पता मुझे जाना कहाँ है, तो मैं गाड़ी कहाँ चलाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी इधर, कभी उधर। शायद कोई ऐसे रास्ते पे पहुंच जाऊं जहाँ पे नुकसान हो जाए, कि रोड पूरा बंद हो, टूटा हुआ हो, जहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता हालात खराब हो। ऐसा ही कुछ होगा ना। यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो आपकी डेस्टिनेशन तो सेट नहीं हुई भी। आप गाड़ी में डेस्टिनेशन अपने जीपीएस में डालेंगे तो वो आपको पहुंचा देगा ना। आपके दिमाग में आपको पता होगा मुझे नारायण जाना था, तो मैं वहां पहुंच गया। तो ये तो बेसिक चीज है। अच्छा, आप काम करते हैं, काम ऐसा चूज करते हैं, अच्छा जी मुझे किचन इनकम मिल जाएगी अभी मैं चला लूंगा, मुझे 20,000 रुपए मिल जाए मेरा अभी तो घर चले, कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है कि आप गाड़ी लेके निकल जाते हैं बाहर, और आपको पता नहीं होता कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है। तो बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जी आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेट करना। आप सिंपल इतना कर सकते हैं, एक पेपर के ऊपर लिखें। ये भी सब पढ़ा, नेपोलियन हिल ने बड़ा तफसील में पढ़ाया हुआ है थिंक एंड ग्रो रिच में। अगर आप सुनना चाहें तो सुने उसे, पढ़ें उसकी बुक। बड़ा तफसील में और सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि जी पेपर पे लिख लें कि आपको करना क्या और आपको चाहिए क्या, आपका गोल क्या है। पहले सोचें, अगर आपको नहीं पता तो सोचें क्या आपका गोल क्या होना चाहिए। मैं कहूं जी अमेजोन होलसेल का मंजन ले लो, वो फलाना कहे जी पीएल का मंजन ले लो, तीसरा आके कहे जी किंडल बिल ले लो, तो कर लें। आप सब कुछ ले लेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपका गोल क्या है। तो फिर आप आज होलसेल लेंगे, कल पीएल लेंगे, परसों आप किंडल लेंगे, तरसों आप एक्सी लेंगे, आप सब ले रहे होंगे, क्योंकि वही बात है ना, आप इधर उधर सारी गलियों में घूम रहे हो। तो जब तक गोल सेट नहीं होगा तब तक। अच्छा, गोल या डेस्टिनेशन सेट हो गई तो फिर आपने वहीं जाना है, फिर आपने रास्ते में रुकना नहीं है। अगर आप होलसेल के ऊपर आपने एक डेस्टिनेशन सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, अब होलसेल ही करें। फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। अच्छा जी आज पीएल का स्क्रीनशॉट लग गया तो मैं आज पीएल कर लूं। आप पीएल कर रहे हैं तो आज होलसेल का स्क्रीनशॉट लग गया तो आप होलसेल पे आ गए। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब फिर आप स्क्रीनशॉट क्यों लगाते हैं, ये वो तो मेरा काम है, तो दूसरों का भी काम है, हर किसी को अपना मंजन बेचना है, तो वो तो करेंगे, आप ना लें। गन पॉइंट पे तो कोई नहीं कह रहा कि लीजिए लें। तो डिस्ट्रैक्शन इसके अंदर बड़ी आती है। तो अब आपने कंट्रोल करना है, कोई भी चीज करेंगे आप तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होता है। आपको गोल्स जो आप सेट करते हैं, आप सिंपल ये कह लें कि जी मुझे लेट सपोज मुझे $1 लाख का बिजनेस खड़ा करना है। $1 लाख का, ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, काफी सारों के लिए होगी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है। तो आप कह लें कि जी मुझे $1 लाख का बिजनेस खड़ा करना है। अच्छा, गोल आपने ये लगा दिया कि जी सेट करना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है? टाइम। कितने वक्त में? अपने आप को टाइम जरूर देना होगा आपको कि आपको इतने वक्त में। वरना तो ऐसे तो मैं कह लूंगा कि जी $1 लाख का, हाँ जी, फिर हर हर साल मैं रेजोल्यूशन सेट करता रहूंगा, ये 10 साल और निकल जाएंगे। तो आपको आपको जो है वो गोल सेट करना होगा, टाइम लिमिट्स लगानी होंगी, अपने ऊपर भी लगानी होंगी, और लाजमी करना होगा कि मुझे करना है। अब आप कह लें कि जी मुझे 1 साल में करना है, मुझे 2 साल में करना है, लेकिन करना है।
तो ये इस तरीके से आप अपने गोल्स अचीव करते हैं। इसको पेपर पे लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, दीवारों पे चिपकाएं, अपने बाथरूम के शीशे पे चिपकाएं ऊपर। ये जरूरी है। ये फिल्मी या किताबी बातें नहीं है, ये किताब से और फिल्मों से सीखा है, लेकिन ऐसे ही जिंदगी में चेंजेस आती हैं, सीरियस, बड़ी बड़ी। आप कहेंगे कि $1 लाख का बिजनेस करना है तो बस करना है, दीवारों पे लगाएं अपने कमरे में, ताकि आप उसको रोज देखें। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो यही लफ्ज, यही लिखे हुए कागज आपको चपेड़े मारेंगे कि जी कर, अब कब करेगा। तो ये बहुत जरूरी है करना इसको। अगर नहीं करेंगे तो मतलब मैंने लिटरली किया है ये। मतलब 2016 में उसके एंड में, जब ये मग्स का बिजनेस नहीं चल रहा था, तो ये लिटरली मुझे करना पड़ा था अपने आप को चेंज करने के लिए। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ये मग्स का बिजनेस बेचना है, पहले ये मैं इससे जान छुड़ाऊं, बंद करना है, ये डिसाइड किया था। उसके बाद उसको बेचा, ताकि मैंने कहा पैसे तो खड़े हो, मैंने कुछ इतना सारा काम किया तो पैसा तो खड़ा हो। तो पैसा खड़ा कर लिया उससे हमने। वो अच्छी अलग बात है कि चलो जी वो फ्लिप भी हो गया, बिजनेस बिक गया, पैसा भी आ गया, मेरा आसानी हो गई मेरे लिए। तो वो डिसीजन कैसे बना था, वो ऐसे ही बना था। मैंने खुद लिख लिख के लगाया था अपने कमरे में सब जगह, मुझे इतना पैसा बनाना है या इतना काम करना है। तो फिर मैंने डिसीजन ली कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है, वो बिजनेस था फिजिकल, जो मुझे जकड़े हुए था। रोज मुझे उसकी फिक्र होती थी कि जी फलां कंपनी को मुझे इतने मग्स बनवा के भिजवाने। मुझे ये टेंशन होती थी कि इस महीने इतना काम नहीं हुआ, मैं सैलरीज कहां से दूंगा लड़कों की। 2-3 लड़के ही थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन देने पड़ते थे, सैलरी तो देनी पड़ती थी। तो ये बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई थी मेरी। तो सबसे पहला तो स्टेप ये लिया कि मैंने कहा इससे तो जान छुड़ाऊं, आजाद तो हूं खुद तो आजादी इसी तरह हासिल की। वो अलग बात है कि पैसे उसके बाद भी नहीं थे, वो तो बिजनेस फिर बिल्ड हुआ। तो खैर ये चीजें हैं। ये आपका जो गोल होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ता है। आप उसे बार बार अपने दिमाग में कह रहे होते हैं, अपने आप को कह रहे होते हैं मुझे ये करना है, रोज कह रहे होते हैं, कह रहे समझ लें कि तस्बीह करनी है। आप तस्बीह करते हो काफी सारे लोग, तो तस्बीह करनी है, ये काम करना पड़ता है। तो इसकी भी तस्बीह करनी पड़ेगी आपको कि मुझे ये करना है, तस्बीह लेके बैठ जाए प्रॉपरली, लिटरली जरूरत पड़ती है। तो ये करना जरूरी हो जाता है, ताकि आप इसको वाकई में एग्जीक्यूट, आपका सबकॉन्शियस माइंड जब तक ट्रेन नहीं होगा ना तब तक नहीं कर सकेंगे। नेपोलियन हिल कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसे स्टेट में आ जाता है कि फिर आपकी गाड़ी अगर खुद ब खुद कहीं टर्न होने भी लगी ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसे टर्न कर देगा वापस अपने ट्रैक पे। वो खुद ही ले आएगा, नहीं नहीं मुझे यहाँ जाना था, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे यहाँ जाना था। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है आपके, ये हर किसी के पास है, मेरे या अकेले किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पास नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। जब तक आप वो लगे रहेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे, और समझते हैं कि मैं सही बात कर रहा हूं, लेकिन वो अमल नहीं करते हैं, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो जब तक आपने वो गोल सेट नहीं किए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं किया था, तो वो आप वहीं खड़े रहे। फ्लुक में कुछ हो जाता है कि जी हमने ये किया था तो ये काम फायदा हो गया तो चलो जी हो गया। ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर आपको इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि वो आपसे वो अमल करवाए। कह लें आपके मुझे अपने सर पे बॉस बिठाना पड़ेगा, और बॉस आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा। खैर, तो एक तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं पैसे पर। पैसा तो मैं 2015 में और 16 में यूएस में जॉब करता था, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की। तो वो जॉब जो थी, वो जॉब क्या थी, बस वो पेपर पे थी। कहा तो मुझे पार्टनर के तौर पे बुलाया गया था कि तुम पार्टनर हो मेरे। और जो बंदा था वो इजराइल से था, लेकिन था यूएस नेशनल। तो मुझे कहता था कि हम इतना पैसा बना लेते हैं, अभी इतना करते हैं। शुरू में बात हजारों डॉलर्स की होती थी। तो हजारों डॉलर से मुराद ये होती थी कि जी आज इस महीने $50,000 का बिजनेस कर लेंगे, उसके अंदर से इतना पैसा निकलेगा, इतना प्रॉफिट निकलेगा, इतने परसेंट तुम्हारा है, इतने परसेंट मेरा है। अच्छा लगता था सुन के। तो ठीक है जी, उसके ऊपर काम किया। अच्छा, वो काम किया तो वो जो गोल सेट किया था वो हासिल कर लिया। अच्छा जी, इस महीने $50,000 को क्रॉस कर लिया, बड़े मजे आ गए जी, अच्छा ये तो जबरदस्त हो गया। उस बंदे का फिर दूसरे दिन बैठ के मुझसे बात करता है कि जनाब अब हमने 50,000 करी, अब हमें 1 लाख पे काम करना है, $1 लाख हमें करना है। मैंने कहा ठीक है, इस तरह करते हैं। तो वो इस तरह करके हमने $1 लाख को हिट कर लिया दूसरे या तीसरे महीने में। बड़े खुश, जंप लगा ली, पार्टी कर ली ऑफिस के अंदर ही, तो बड़ा मजा आया, प्रॉफिट भी बन रहा था। तो वो मल्टीप्लाई करने की इफेक्ट आया बीच में कि जी अब इसको और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं।
अच्छा, उसके जहन में ये था, वो मुझे कहता था कि अली, वो अली के नाम से मुझे पुकारता था। तो क्योंकि हुज़ैफा बोलना थोड़ा सा अंग्रेजों के लिए प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट हो जाता था। तो अली, अ, हम कितने इतने अरसे में मिलियनर बन जाएंगे, प्रॉफिट्स निकाल के, $1,000,000 का प्रॉफिट निकाल के। तो ये कैलकुलेशन, उसका दिमाग हर रोज इस काम के ऊपर लगा रहता था। अब मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, इसलिए ये स्टोरी सुना रहा हूँ। उसका दिमाग जो है वो हर वक्त यही चलता रहता था कि कब इतना कितना करूं तो इतना बन जाए। तो कैलकुलेटर उसके दिमाग में घूमता रहता था। मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि मुझे उस वक्त $6-7 हज़ार मिल रहे होते थे, मेरा गुजारा आराम से हो रहा था, अच्छी लाइफ थी। मैं आगे की नहीं सोचता था इतनी ज्यादा। तो ये शख्स जो है वो करता रहता था। इसके अंदर भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी, उसने भी वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस किताबें पढ़ी हुई थी जो मैंने पढ़ी हैं, जो इसने भी वो पढ़ी हुई थी। ये लेकिन 100%, बल्कि कह लेंगे 200% उस पर अमल करना चाहता था। मैं एट सम पॉइंट ऐसे सिचुएशन में नहीं था। तो मुझे कहता है कि जी हम 1 मिलियन के ऊपर पहुंचना है। 1 मिलियन पे पहुंचने के लिए जब वो हमने पूरा कैलकुलेशन की, पूरा पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर बनाया, तो पता चला कि उसके अंदर काफी चीजें जो हैं वो दो नंबरियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो टाइम लिमिट्स मिल रही थी वो आसान नहीं थी। वो ऐसा नहीं था कि जी दूसरे महीने में $1,000,000 बन जाए, लेकिन वो कहता था कि जी मुझे तो $1,000,000 बनाने हैं और मुझे 2 महीने में बनाने हैं। मैं कहता था ये पॉसिबल नहीं है, इतना इतना करके नहीं पॉसिबल। तो कहता था ये फला चीज को इस तरह करो तो हो जाएगा। तो मैंने कहा ये इलीगल है। कहता था इतने में कुछ नहीं होता। मेरे साथ बड़ा मसला था, सुबह मैं उठूं, मेरा चेहरा मूड अजीब हो, शाम को सोऊं मुश्किल से सोऊं। तो मुझे वाइफ कहती थी आपको क्या हुआ है मुझे बताएं। तो मैंने तफसील में बैठ के बताया, तो उसने कहा आपको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। अल्टीमेटली ये डिसीजन तय पाया कि जी हमने नहीं करना है। मैंने कहा मैं तो नहीं करना चाहता। कह रहा सोच लो तुम्हारा ग्रीन कार्ड रुल जाएगा, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे साथ काम आगे। मैंने कहा चलो मैं फिर सोचता हूँ एक दफा। मैंने फिर सोचा, लेकिन अल्टीमेटली तय ये पाया कि मैंने काम नहीं करना है। तो मैंने उसे मना कर दिया और मेरी जॉब छूट गई, मुझे क्विट करना पड़ा, क्योंकि मैं ही था जिसने जिसने उसको हेल्प की थी। अल्टीमेटली मैं हट गया पीछे, वो काम नहीं हुआ आगे। हर कोई करता है दो नंबरियां, भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान पूरा। कोई आके अप फ्रंट यहाँ पे कैमरे पे नहीं कहेगा कि जी मैंने कुछ किया है ऐसा। लेकिन हम, अल्लाह को बहुत शुक्र है कि मैं हट गया पीछे। मैंने वो कमाई आगे तक नहीं खाई, ना मैंने अपने बच्चों तक पहुंचाई। तो ये ग्रीड जो होती है ना, जो मिलियनर बनने की, वो अक्सर और बेशतर बंदे को ऐसी राह पे ले जाती है। मैं उसको बड़ा समझाता था कि दो नंबरियां नहीं करो, इस तरीके से काम नहीं करो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, या गलत है। तो उसको, वो सुनने को तो जी जी करता था, लेकिन बैक ऑफ हिज माइंड वो यही चल रहा था कि जी मुझे $1,000,000 बनाना है अपने लिए। क्योंकि बहुत पहले उसके भी हालात बुरे थे, तो ये चल रहा था। तो कहने का मकसद ये हुआ आखिर में कि $1,000,000 की रेस जो होती है ना, ये अक्सर और बेशतर लोगों को अपनी राय रास्त से हटा देती है। मैं $1,000,000 की रेस में अभी तक नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। और मैं कह सकता हूँ कि जी अभी तो मैं मिलियनर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा अच्छा बना लेते हैं, अपना घर आराम से चलता है, और भी लोगों का चल रहा है, लोग सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप्स बिल्ड हो गई। तो जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, जरूरत ही नहीं है ऐसा काम करने की। तो मिलियन को तो एक तरफ करते फिलहाल के लिए। जब आपको लगेगा $1,000,000 किस तरह बना सकते हैं आपकी, उस तरह की जब आपको लगे कि आपने बिजनेस बिल्ड कर दिया, अब ये बिजनेस मंथली इतना पैसा बना रहे हैं, अगर आप इसको 24x के ऊपर बेच देंगे तो आपका $1,000,000 बन जाएगा। दैट मेक्स सेंस। हाँ, वो मुझे लगता है कि एक साफ सुथरा प्रॉपर अमल है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं, तो शॉर्टकट्स फिर अल्टीमेटली आपको लैंड करवाएगा दो नंबरी पे। अब आपको दो नंबरी करनी है तो आपकी मर्जी, नहीं करनी है तो ये आपकी मर्जी। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यूज बड़े जरूरी हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है आपको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहता है कि तरीके से बनाए, वो सूद का भी काम होता है, लेकिन खैर मैं प्रेफर नहीं करता सूद को। इसमें करना क्या होता है आपको कि आप पैसे को, जितनी आपकी इनकम हो रही है, चाहे वो जॉब से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो, चाहे किसी चीज से हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मेरे जहन में बैठा हुआ है, वो ये है कि 30% आपकी इनकम का पहले निकाल दें इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग्स में डाल दें, इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल दें। फिर जो 70% आपको बचता है उसमें से खर्चे करें। उमूमन पाकिस्तानी क्या करता है कि खर्चे पहले कर लेता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी ना, सैलरी मिली नहीं है, आईफोन को पहले खरीद लिया उसने कि अच्छा जी पैसे आएंगे तो आईफोन खरीदूंगा, आईफोन के पेमेंट कर दूंगा। ऐसे होते, हमारी अम्माएं थी, वो मेरी वालदा थी, वो कमेटी डालती थी, तो वो कमेटी के पैसे आने होते थे तो पहले ही कमिटमेंट कर लेती थी कि ये चीज खरीदनी है।
तो कमेटी के पैसे आएंगे तो उसमें से दे दूंगी। तो ये बड़ा कॉमन अलमिया था, मर्दों का भी था, अभी भी होगा मेरे ख्याल से बहुत सारे। तो ये चीज आपके लिए मुश्किलात पैदा करती है, क्योंकि आपको वो खर्चे नहीं करने। आप सोचें और समझें कि पहले आपको 30% या 25 to 30% आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है अलग। उसके बाद ही आप उसका कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो पैसा बचे उसमें से खर्चे करें। अब आपको लग रहा है कि आपके खर्चे उसमें से पूरे नहीं हो रहे, तो आप वो इन्वेस्टमेंट का पैसा इस्तेमाल नहीं करें, आप और कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका पैसा मजीद जनरेट हो, मजीद आपकी इनकम बिल्ड हो, ना कि आप वो 30% में से निकालना शुरू कर दें। तो ये सोच ही गलत है कि मैं उस वक्त निकालूंगा, सेविंग्स निकालूंगा या इन्वेस्टमेंट निकालूंगा जब मेरे पास बचेंगे। वो तो कभी नहीं बचेंगे। वो तो आपके पास थोड़े से बचेंगे, आप अपने बेटे को मोबाइल दिला देंगे, लैपटॉप दिला देंगे, कुछ भी कर देंगे, खुद ले लेंगे, अपनी बेगम को दिला देंगे। तो ये चीजें हमने सोची नहीं कि पहले इन्वेस्टमेंट निकालनी है। चाहे आप जॉब पे हो, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी ₹1,00,000 है, तो कम से कम ₹20,000 इसको निकाल के साइड पे कर दे। अब आप कहेंगे जी मेरे तो खर्चे इतने, तो खर्चे कम करें, कंट्रोल में लेकर आए। एक साहब मुझे कहते हैं कि जी मेरे मतलब बच्चे हैं, मेरी जो इतनी सैलरी है, तो बच्चे जो हैं वो बड़ी स्कूल में जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि आप जो बड़ी सैलरी लेके जो नौकरी कर रहे हैं, वो आप उन स्कूल वालों के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जी मेरा बच्चा तो बीकन हाउस में जाता है, चैप्टर स्कूल में जाता है, फलां स्कूल में जाता है, ₹40,000 फी है, ₹50,000 फी है। तो बंदा अपने अंदर चौड़ा फील करता है, बड़ा भरम, ये मेरे बच्चे तो बीकन हाउस में जाते हैं। बीकन हाउस में जाके आपके बच्चे क्या कर लेते हैं, ये भी तो देखें। क्या वो इस काबिल होगा कि कल इस तरह का पैसा बना सके? नहीं, वो भी वही पढ़ाएंगे किताबें जो पढ़ी। तो वही जब किताबें ही पढ़ानी और डिग्री ही हासिल करनी है, तो एक मुनासिब अच्छे स्कूल, रीजनेबल स्कूल में करा लें। क्या फायदा हो रहा है महंगे स्कूल में जाने का? मेरी खुदा ना खासा बीकन हाउस से कुछ कोई अच्छी दुश्मनी नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया, हमारे करीब था मोहल्ले में। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हमें सोचनी है कि हम किस तरह से स्पेंड करते हैं। अपने स्पेंड को कम करना होगा, अपने जो गैर जरूरी चीजें हैं वो कम करनी होंगी, गैर जरूरी अखराजात जो हैं वो कम करने होंगे। बहुत सारे गैर जरूरी अखराजात आपको मिलेंगे अगर आप अपना मंथली बजट बनाएं, कैलकुलेटर बनाएं अपनी लाइफ का, अपनी वाइफ के साथ बैठ के बनाएं। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो खुद अकेले बैठ के बनाएं, किसी भाई दोस्त बहन अम्मा अब्बा किसी के साथ बैठ के बनाएं। तो आपको पता चलेगा कि कितने फजूल अखराजात आप लोग कर रहे हैं, और उनको कंट्रोल करना है। जब उनको कंट्रोल करेंगे तो पैसा आप पे काफी ज्यादा बचेगा। उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के तौर पे सेव करें, या तो इन्वेस्टमेंट में लगा दें अगर इतना है, तो नहीं है इसी वक्त के लिए इतना, तो उसको सेव करें, थोड़ा सा और जमा करके फिर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं कि बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस कैसे बनता है? बड़ा बिजनेस जो बनता है उसके अंदर काफी सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गोल्स, माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड, नियत, ये सारी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप बीच में शामिल हुए हैं तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो बड़ा बिजनेस कैसे होगा? बड़ा बिजनेस जो होता है वो वन मैन शो पे नहीं होता है। मैंने एक पोस्ट की थी सेल्फ मेड के बारे में। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी मैं सेल्फ मेड हूँ, मतलब अपने लिए नहीं कह रहा, अपने लिए समझते हैं मैं आज कामयाब हूं तो सेल्फ मेड हूं, वो फला कामयाब है तो वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड नाम की कोई चीज नहीं होती। हर किसी की कहीं ना कहीं कुदरत की या किसी इंसान की हेल्प शामिल हुई है आपको कामयाब करने में, मुझे भी और आपको भी, हर किसी को। सेल्फ मेड नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर तकब्बुर पैदा करने के लिए है, मैं सेल्फ मेड। क्या होता है सेल्फ? कुछ भी नहीं होता जब तक आपको कोई हेल्प नहीं मिली होती। हम अमेजोन का मंजन बेच रहे हैं, अमेजोन ना होता, जेफ बेजोस ने स्टार्ट ना किया होता तो क्या होता? तो ब्रिज बन गया ना वो। कोई और किसी और पे कर लें, एटसी पे कर लें। अगर आपने मुझसे सीखा है कुछ और काम किया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बना दिया था आपका, आपकी कामयाबी का। तो मैं ना होता तो क्या होता? कुछ और होता शायद। या आप तो नहीं कर पाते कुछ। अगर आपने मुझे चूज किया अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, तो वसीला तो मैं बना ना, अल्लाह ताला ने बनाया। तो ये कहना मुनासिब नहीं होता। तो बड़ा बिजनेस की जब बात जाती है ना, तो अकेले नहीं कर पाते हैं, आपको लोग चाहिए, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो टीम हो, चाहे कुछ भी हो। तो अकेले वन मैन शो ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। सेल्फ मेड मैन ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये आप मेरी बात किसी भी तरह जितनी भी जिंदगी में आगे जाएं तो उसको परखना चाहें, टेस्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। हर किसी के साथ हेल्प शामिल होती है। तो बड़ा बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको बंदे चाहिए होंगे, आपको टीम्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, अपने साथ जोड़ने पड़ते हैं। नेपोलियन हिल की ये बात भी इसके अंदर शामिल थी
कि कामयाबी उस तरीके से आपको इस तरह नहीं मिलती कि आप सारे काम अपने हाथ से करें। आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए। जब राइट नॉलेज होगी तो आप इसको एग्जीक्यूट आराम से करवा सकते हैं, आसानी के साथ। और आपको वो मास्टरमाइंड्स निकालने होंगे जो इसको करवा सके। ठीक है, आपका मास्टरमाइंड होना सिर्फ उस हद तक जरूरी है कि दूसरे मास्टरमाइंड्स को आप ढूंढ लें, उनको निकाल लें और अपने पास जमा कर लें, इकट्ठे कर लें। 4 लोग मिल के वो मास्टरमाइंड्स उस साथ मिल जाएंगे और आपका बिजनेस या आपका जो गोल है, जो आपका ख्वाब है, वो खड़ा हो जाएगा। बगैर उसके तो नहीं होगा। अकेले आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो वो आप बड़ा बिजनेस इस तरह बनता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट एक चीज करती है जो नेपोलियन हिल नहीं कहेगा, वो ये थी कि नसीब। नसीब बहुत मैटर करते हैं जब आपके साथ और लोग जुड़ते हैं। ये मेरी वालदा ने मुझे सिखाया था। वो हमेशा कहती थी कि बेटा, वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। और नसीब मिलेगा तो काम चलेगा, नसीब नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे अकेले के लिए काम ना कर रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ जुड़ोगे तो काम उसका हो जाएगा और तुम्हारा भी उससे फायदा हो जाएगा। तो नसीब तो बहुत डिफरेंट तरीके से करता होगा, वल्लाह आलम, खुदा ही जानता है कि कैसे काम करते हैं, हम तो नहीं जानते। लेकिन थोड़ा बहुत हम एक्सपीरियंस जो करते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो बाज औकात अगर आप ये समझ रहे हैं, अभी तक ऐसे भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो बड़े बुरे हालात में फाइनेंशियली, वो कहते हैं कि जी हमारा कुछ काम नहीं हुआ। मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी, जी पैसा बनाना आसान है या मुश्किल? बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आसान, बहुत सारे लोगों ने बोला मुश्किल, और कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि इतने साल हो गए या इतना वक्त हो गया, मैं पैसा नहीं बना पाया। तो क्या आपने ये सोचा कि हो सकता है आपके अकेले का नसीब आपके लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी और का नसीब जोड़ दें अपने नसीब के साथ, तो वो तो फिर बहुत ऊपर निकल जाए खुद शायद। तो इस तरह भी तो सोचें चीजों को। अगर इस तरह नहीं सोचा है तो सोचें। अगर जिसके साथ अभी काम करें पिछली 2 साल से और 1 रुपया नहीं जोड़ पाए, तो फिर उस बंदे के साथ अपने नसीब अलग करें, किसी और के साथ नसीब लगाएं। शायद इस तरह काम चले। ट्रायल एंड एरर ही है ना, तो करके तो देखें। हो सकता है उसके नसीब की वजह से आपका काम ना हो रहा हो, जब आप अलग हो तो काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं, इसी तरीके से चीजें चलती हैं। तो नसीब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात आती है कि मैंने सुना था कि जी मल्टी प्रोडक्ट्स या बड़े वेयर हाउस या बड़ी टीम बनाना जो है वो हिमाकत है। तो मैंने कहा कि मुझे फॉर्च्यून 500 की लिस्ट मैंने खोली और मैंने वो 500 कंपनियां निकाली और सारी कंपनियों के मैंने बायोडाटा या जो भी स्टैट्स थे वो पढ़े। उनमें से मुझे एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिली जिसको चलाने वाला, उसका मालिक जो है वो वन मैन शो हो। सारी टीम्स हैं, सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेस, सारे बहुत सारी ढेरों हजारों प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फॉर्च्यून 500 में तो ऐसा कोई नहीं मिला। अब कोई निकाल के दे दे तो शायद बात अलग है, मुझे तो नहीं मिला। तो बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस होता है ना, वो टीम्स के साथ होता है, लोगों से मिल के बनता है, बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है उसके लिए। वरना बड़ा बिजनेस नहीं बनता, छोटा बिजनेस बनता है। ये छोटा काम होता है जो पर्सनली कोई कुछ कुछ भी कर ले अपने लिए। तो बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको टीम्स बनानी बहुत जरूरी है। काफी सारी टीम मेंबर्स हों। ऐसा नहीं है कि आप डे वन से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर, आप वो लोगों को इकट्ठा करेंगे जो लोग आपके लिए काम के हैं। अगर आपको पता है कि ये फला शख्स ग्रुप के अंदर आपने पिक किया और वो अगर अच्छा काम कर सकता है, होलसेल की प्रोडक्ट्स अच्छी निकाल सकता है, ब्रांड्स के साथ अकाउंट्स अगर बना सकता है, या किसी भी एक खास चीज के अंदर अच्छा काम करता है, तो फिर आपको उसको रिटेन करना चाहिए, ना कि आप उसको भगा दें। तो आपको ये लगे अगर उस शख्स ने बिजनेस बिल्ड करने में उसके साथ वो आपके अमेजोन का स्टोर से बिल्ड कर दिया, खड़ा कर दिया, पैसा बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो आजाद, वो जो है शख्स, मतलब उसका कोई काम नहीं है। अगर उसका नसीब इंटर हुआ हुआ था, इंटीग्रेट हुआ हुआ था आपके साथ, तो वो तो रहना चाहिए ना उस बिजनेस को चलाने के लिए, या नहीं? तो जरूरी होती हैं चीजें, आप उसको भगा नहीं सकते, आप उसको निकाल नहीं सकते कि अच्छा जी अब तुमने खड़ा कर दिया बिजनेस, ठीक है जी अब जबरदस्त, अल्लाह हाफिज, आपकी अब मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। ये चीज मैंने फ्रीलांसिंग के हवाले से भी कही थी। इसके अंदर अब एक और चीज पे आते हैं, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं और मुझे लगता है ये काफी सारी ऐसी बातें मेरे दिल में थी जो मैं चाहता था कि एक तफसीली डिस्कशन हो और मैं बताऊं। इट्स ओके अगर कोई नहीं सुनना चाहता या किसी को बोरिंग लग रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन। तो एथिक्स के बड़े मसले हैं हमारे यहाँ। एथिक्स कैसे होता है, ये जो रिलेटेड अभी बात की है, ये बड़ा मसला है एथिक्स का। पाकिस्तानी जुगाड़ बड़ा बड़ा ढूंढते हैं हर चीज में।
अच्छा जी मेरे अभी पैसे बन जाए शॉर्ट। स्पेशली ये मुझे उस मैं भी करता था, ये अपवर्क पे ईलांस पे जब जॉब करते थे तब सोचते थे कि अच्छा जी छुरी चला दो किसी पे। छुरी चलाने का क्या मतलब होता था कि वो बस छोटा सा काम किसी का कर दिया था, काम $100 मार्केट में कहीं से भी हो जाता, हमने उसके $500 पीट लिए, तो हमने कहा जी छुरी चला दी उसकी। तो वो हो जाते थे, लेकिन वो $500 ज्यादा देर चलते ही नहीं थे वो वाले। वो बस ऐसे ही होता था वो कि इस तरह से किसी के छुरी चला के जो निकाले ना, तो ये एथिक्स के बड़े मसले हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये सब चीजें कि आप एथिक्स को समझे। मेरी एथिक्स की वीडियोस भी हैं इस टॉपिक्स के ऊपर। तो इंसानियत रखनी है, फीलिंग्स हमेशा सामने वाले का सोचना जरूरी होता है। आप ये सोचे कि जी मैं अपना पेट भर लूं, मैं खा लूं, पहले मैं कर लूं, पहले मैं, ऐसे दुनिया नहीं चलती। दुनियादारी चलाने के लिए आपको पहले सामने वाले का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप बाप हैं तो क्या अगर आपके बच्चे इस वक्त खाना नहीं खाया हुआ तो क्या आप पहले खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना। आप ये सोचेंगे कि पहले मेरे बच्चे खा लें। बेशक आप भूखे होंगे, आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि पहले मैं खा लूं फिर अपने बच्चों को खिलाऊंगा। बशर्ते कि आपको लगे ऐसी सिचुएशन में कभी कभार हो तो अलग बात है। लेकिन ऐसी ऐसी हमारी तरबियत नहीं है। हमारी तरबियत ऐसी है कि हम सोचते हैं कि नहीं पहले हमारे बच्चे खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो ये एक आपकी आपकी जो वो कह लें कि आपके इमोशंस हैं टुवर्ड्स योर किड्स, आपके फैमिली के, आपके चिल्ड्रन के। तो ये इमोशंस किसी और शख्स के लिए क्यों नहीं हो सकते? किसी और के बच्चे के लिए, किसी और शख्स के लिए, किसी और खातून के लिए, किसी और मर्द के लिए उन्हें हो सकते हैं ना। तो सोच सकते हैं। तो हर चीज में अपना पहले कर लूं और किसी तरह कर लूं, सामने वाले का नुकसान करके कर लूं, दैट्स बैड। हम देखते हैं कि आए दिन टांग खींची जाती है, कभी कुछ किया जाता है, तो क्यों भाई, जरूरत क्या है? हाँ मैंने भी किया होगा, मैं भी माजरतें करता रहता हूँ, कर चुका हूँ पहले भी। लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि एथिक्स क्या कहते हैं। एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। लैंग्वेज हमारी बाज़ औक़ात ऐसी हो जाती है। तो खैर लैंग्वेज का चैप्टर अलग है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। कंफर्ट जोन के अंदर एक बात आती थी कि जो गैदरिंग की, कि हमारे पीपल अराउंड यू। तो ये जो इतनी सारी मैंने बातें की हैं अभी तक, इस बातों को जब आप किसी के साथ बैठ के करेंगे ना, जो इन बातों को नहीं जानता है, जिससे पहले नहीं सुनी है, तो वो आपसे कहेगा चल बे क्या बकवास कर रहा है, ये सब किताबी बातें हैं, फजूल बातें हैं, कौन सुनता है। तो ऐसा होगा, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये वो लोग होते हैं जो नेयरसेयर्स हैं, वो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये अगर खुद जो है वो कुएं में बैठे हुए हैं, तो ये आपको कुएं से बाहर नहीं निकलने देंगे, आपको उल्टा कुएं के अंदर खींचेंगे। तो वो शख्स के अंदर, वो लोगों के अंदर आपको शामिल होना है जो कुएं के बाहर बैठे हैं और आपको हाथ दे के बाहर खींच रहे हैं। ये वो शख्स होते हैं दूसरे। तो अब आपको किनके साथ होना है, कुएं के अंदर या कुएं के बाहर? तो डिफरेंस है इसके अंदर। तो नई सेयर्स गैदरिंग, आपकी आपकी सोहबत, ये बहुत मैटर करती है। आपकी सोहबत अगर आपको ये बता रही है कि जी नहीं रात को बैठते हैं यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना, बातें करनी है इधर उधर की, कोई क्रिएटिविटी, कोई प्रोडक्टिव कोई बात नहीं हो रही, तो आपको लाजमी है कि आप उस सोहबत को बदलें, उन गैदरिंग्स को बदलें। या तो लोग बदल दें या उन लोगों को बदल दें। उन लोगों को बदलने की कोशिश करें कि जनाब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात यह है, गलत बात है वो जो आप कर रहे हो। मुश्किल होगा, काफी मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगर आपकी वजह से एक शख्स भी तब्दील हो गया या बेहतर राह पर आ गया तो क्या बुराई है। अब थोड़ी काम की बातें करते हैं। ये तो हमारा सारा वो हो गया, लेकिन ये सारा करने का मकसद ये था कि लोग ये समझते हैं कि मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी मॉरल वैल्यूज क्या है या एथिकल वैल्यूज क्या है। तो इसलिए ये सारी चीजें बताना जरूरी था कि मैं क्या सोचता हूँ। और भी बहुत सारी बातें मेरे दिल में जो शायद मैं करने बैठूंगा तो अगले 6 घंटे बोलता ही रहूंगा। लेकिन खैर अभी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि होलसेल के लिए हम क्या करें, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या है। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज ईएसपी के पास अब क्या है। एक तो अमेजोन होलसेल तो था ही, साथ साथ और भी चीजें आती गई, वक्त जो है वो इवॉल्व होता रहा, चीजें इवॉल्व होती रही, ईएसपी भी इवॉल्व होती रही। तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमेशा से जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही, वो रहा होलसेल एफपीए। मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 के बिगिनिंग में, तब तो खैर किसी को नहीं पता था यहाँ पे, शायद मेरी नॉलेज में नहीं थे ऐसे लोग, कर रहे होंगे उससे भी पहले से। उसके बाद 2018 में जब मुझे ये लगा कि हाँ जी पाकिस्तान में भी बातें हो रही हैं, तो हमने अपना ग्रुप फॉर्म किया, उसके ऊपर बताना शुरू किया। उस वक्त तो बड़े जूते मारे गए कि जी होलसेल बेकार है, होलसेल में कुछ नहीं होता, होलसेल में ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं अपने
अपना जो मेरा जो गोल था ना, मैं उस पर कायम रहा। मैंने इधर उधर नहीं देखा, मैं चलता रहा अपनी ड्राइव पे। मेरी डेस्टिनेशन मेरे जीपीएस में सेट हुई हुई थी, मैं चलता रहा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं करूंगा। मैं कर ही रहा था, पहले भी पैसा कमा ही रहा था उससे। तो उसको चलाते चलाते ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो उसे मना कर रहे थे, जो उसको गंदा कर रहे थे, उन्होंने भी उसको करना शुरू कर दिया कि नहीं यार, यही ज्यादा अच्छा बिजनेस है, यही ज्यादा बेहतर है, यही ज्यादा सेफ है। जो उजाफा कह रहा था वो ठीक था। तो इस वक्त किसी को जूता मारना नहीं है मेरा मकसद। इस वक्त बताने का मकसद ये है कि होलसेल एफबीए ही अमेजोन पे एक सेफ और अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। और इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम करना है, मैं इसके ऊपर आऊंगा दोबारा से। अभी दूसरी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अमेजोन के अलावा और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास? एक है आपके पास एचसी। एचसी के अंदर आप इसका अकाउंट पाकिस्तान से बना सकते हैं, लेकिन आपको पेपाल चाहिए होगा। अगर पेपाल आपके पास है और क्रेडिट कार्ड है, तो एचसी आपका बन जाएगा। इसमें आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल लेकिन छोटी होगी। इसकी छोटी से मुराद के बहुत ज्यादा आपको सेल्स नहीं मिल रही होंगी कि जी रोज के 100 पीस बिकना शुरू हो जाए। प्रिंट ऑन डिमांड हो सकता है, पीओडी जिसे कहते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है? बैक टू द और प्रीवियस स्टोरी के जो मैं मग्स की बात करता था कि मग के ऊपर प्रिंटिंग हो गई, टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग हो गई, तो वो उसे कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। कि आपको ऑनलाइन भी ये सर्विसेज मिलती हैं, जैसे प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई एक है आई थिंक, और टी स्प्रिंग है, टी वायरल टी है, इस तरह कुछ चीजें हैं। तो ये सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर प्रिंटिंग हो सकती है, वो यानी कि मग्स हो गए, टी शर्ट्स है, कैप्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो प्रिंटिंग करके एचसी पे आप बेचते हैं। और ये जो सर्विसेज होती हैं जैसे प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल मैंने कहा, ये सर्विसेज से आप इसको वहां पे प्रिंट करवा के, जो भी आपका मटेरियल है, ये जो कंटेंट है, वो प्रिंट करवा के आप कस्टमर को बेच सकते हैं। ये काम एचसी से आराम से हो जाता है। छोटी मार्केट है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप $1000, जो कि मैं समझता हूं कि हमारा जो विजन है, $1000 हर पाकिस्तानी कम से कम बना सके, तो वो $1000 जो है आप इससे आराम से बना पाएंगे। शायद पहले महीने में नहीं, लेकिन तीसरे से चौथे महीने में आप इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे कि आप मंथली आपका $1000 बनना शुरू हो जाए। इसकी पूरी ट्रेनिंग वीडियो सक्सेस कैंप के अंदर मौजूद है। प्राइवेट लेबल भी इसमें आप कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली वही बात है कि प्राइवेट लेबल के लिए आपको एचसी के अपने एड्स चलाने पड़ेंगे। कर सकते हैं, वो पीओडी में भी करते हैं, डीएस में भी करते हैं। डीएस कैसे होता है ड्रॉप शिपिंग? नॉर्मली हम अमेजोन या वॉलमार्ट से कोई ऐसी आइटम्स जो एचसी के गाइडलाइंस के मुताबिक है, वो प्रोडक्ट्स हम लिस्ट करते हैं। गाइडलाइंस में कौन से प्रोडक्ट्स आती हैं? ज्यादातर हैंडमेड आता है, और या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जो किसी हैंडमेड को सपोर्ट करें। हैंडमेड एसेसरीज, यानी कि कह लें कि हैंडमेड को बनाने के लिए कोई एसेसरीज चाहिए, जैसे पेंटर को पेंट करने के लिए ब्रश चाहिए, चार्ट चाहिए, वाटर कलर्स चाहिए, तो ये चीजें आप बेच सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज ले लें, अगर कोई कोई कपड़े की चीज है, उसके ऊपर अगर कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, तो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, वो सारी चीजें आप बेच सकते हैं इस पे। ठीक है। तो ये सोर्स करना, अमेजोन का बायर अकाउंट ले लें, प्राइम अकाउंट, और $10 या $12 पर मंथ है उसकी फी, और वो ले लें। उसके थ्रू भी कर सकते हैं, वॉलमार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे $35 पर ऑर्डर जो है वो मिनिमम कैप है फ्री शिपिंग के लिए। अदरवाइज वॉलमार्ट आपसे $6 शिपिंग चार्ज करेगा। इसी तरह अमेजॉन किंडल एक बिजनेस मॉडल है, जो कि इसकी भी आपको ट्रेनिंग वानिया खान की सारी वीएससी में मिल जाती है। तो वहां से आप किंडल किंडल क्या चीज है? बेसिकली आप ई बुक्स पब्लिश करते हैं, और किंडल के थ्रू आप उससे सेल करते हैं। इसमें बिजनेस करते हैं लोग, ये भी एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, और अच्छी खासी इससे आपकी इनकम शुरू हो जाती है। $1000 तो आप इससे भी आराम से क्रॉस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के आप शुरू करें 2 3 4 बुक्स के साथ। तो ये चीजें इसके अंदर आती हैं। हमने बात की थी लोकल प्राइवेट लेबल की। लोकल प्राइवेट लेबल मैंने क्यों कहा था? क्योंकि वो मैं ग्रुप हमारे ग्रुप में काफी सारे लोग आके दराज के बारे में पूछते थे। तो दराज के जो मेरे काफी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस पर्सनल भी थे, एज अ बायर भी, और मेरा अपना भी एक जमाने का सेलर अकाउंट भी बना पड़ा हुआ है। खैर हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया ज्यादा, लेकिन और मेरे साथ काफी क्लोज लोग हैं जो दराज के ऊपर सेल करते रहे। तो दराज के ऊपर 2 3 चीजें मुझे लगी जो कि नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती थी। वो ये थी कि
कस्टमर बड़ा अब्यूज करता है पाकिस्तान में। इसमें दराज का डायरेक्टली फॉल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि दराज का भी एक काम है कि उसे उन कस्टमर्स को फेवर देनी है, उनको कहना है कि जी कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो इस वजह से सेलर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कस्टमर जानबूझ के इसको अब्यूज करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए आपको अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे आपको, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी कहानी करनी पड़ेगी ताकि आपका काम शुरू हो। तो इसलिए बेहतर ये नहीं है कि आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बना लें। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, मार्केट्स भरी पड़ी हैं। अगर आप कराची से हैं तो कराची की मार्केट बहुत बड़ी है, लाहौर की है, इस्लामाबाद में भी मिल जाती हैं चीजें, कराची से वरना मंगवा लें कोई चीजें, छोटी छोटी क्वांटिटी मंगवाएं, 100 पीसेस 200 पीसेस। अभी हम चाइना की बात तो करते ही नहीं, वरना तो चाइना के ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, अली एक्सप्रेस से मंगा लें, अली बाबा से मंगा लें, तो ऑप्शंस तो वो सारे भी हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम किया, इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो है मेरी, वो जरूर देखिएगा। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन केस के अंदर, यानी कि ऑनलाइन की सिचुएशन में, वो ये है कि आपका फेसबुक का पेज है, उसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो गई, या दो तीन इस तरह सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स हो गई, इसको आपने प्रमोट करना है, दैट्स इट। और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। फौरी तौर पे आपको फेसबुक से ट्रैफिक ड्राइव करना है, अपनी वेबसाइट बनाएं, वो कॉमर्स की बनाएं, उसके ऊपर ही ऑर्डर्स लें और उसी के थ्रू ऑर्डर्स प्रोसेस करवाएं। आपको रिव्यूज भी वहां पर आते रहेंगे और अल्टीमेटली आप उस बिजनेस के ओनर होंगे। पाकिस्तान में प्राइवेट लेबल फ्लिप करना, मेरी वो पुरानी वीडियोस और स्टोरीज देखनी पड़ेगी आपको जाके, जिसमें मैंने बताया था कि मग्स का बिजनेस हमने कैसे बेचा था। बड़ा सिंपल था, हमने OLX पर डाला, मुझे कस्टमर बायर मिल गया। और वो ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लूक के अंदर मिल गया था, मैंने कोई 1 डेढ़ महीना उसके पीछे खपाया था, तब जाके मुझे सही बायर मिला, वरना तो पहले आए तो बहुत लोग थे। तो ऐसा ही है यहाँ पर। हो सकता है कल को कोई ऐसी मार्केट बन जाए, कोई ऐसी वेबसाइट्स आ जाए बन के कि जी पाकिस्तान में बिजनेसेस फ्लिप हो रहे हो, तो उसके लिए कोई आसानियां पैदा कर दे। फॉर द टाइम बीइंग तो यही तरीके हैं, ग्रुप्स के अंदर मिल जाए, ग्रुप में पोस्ट करेंगे, वहां से मिल जाएगा। और ये बड़े बिजनेस बनेंगे, ये बात भी याद रखिए। दराज का इतना बड़ा नहीं बनेगा जितना बड़ा ये बन जाएगा आपका। तो छोटे से स्टार्ट करना जरूरी है। प्राइवेट अपना पेज होगा आपका, उसको आप प्रमोट करेंगे, उसके थ्रू एड्स लगाएंगे। वो मग्स के बिजनेस की या दूसरे कुछ बिजनेसेस की मैंने ऐसे ही सारी मार्केटिंग की, ऐसे ही बिजनेसेस आते थे। थोड़ा सा पैसा उस पर ज्यादा लगाना पड़ेगा, बस ये फर्क है। तो एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। जब एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, आपको काम आना शुरू हो जाएगा। आपके पेज के ऊपर जब इतना ट्रैफिक बन जाएगा, तो वो भी तो आपका एसेट है। पेज पे इतनी ऑडियंस आ जाएगी तो वो भी आपका एसेट है। कल को जब आप फ्लिप करेंगे, उस बिजनेस को बेचेंगे, तो वो पेज आपका साथ जाएगा, तो वो आपका एसेट के तौर पे गिना जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस ऑर्डर्स वहां से भी तो आ रहे हैं। तो एक बड़ी मार्केट आपकी वहां पे अपनी बन जाती है। आपको पता होता है आपकी ऑडियंस कैसी है, आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, और आप उसी से रिलेटेड जब और प्रोडक्ट्स उस पर निकालेंगे। लेट सपोज आपने आज ये पेन आपने लॉन्च किया, और इस पेन को जब आपने चला दिया तो आपने इसी ब्रांड का मार्कर निकाल दिया, जी मार्कर भी है मुझसे ले लो, आपने इसकी कुछ और चीजें निकाल दी, तो ये तो आपकी निश बन गई ना। आपके पास कस्टमर है वो वाला, वो आपसे खरीदता रहेगा। तो प्राइवेट लेबल इतना स्ट्रांग होता है किसी भी चीज में हो। अब आप प्राइवेट प्राइवेट लेबल को फिलहाल अमेजोन से या दराज से अलग करके देखें। आप प्राइवेट लेबल की बात करें, अगर आप Etsy के ऊपर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप इस काबिल हो जाते हैं अपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को बेचने में कि जी कम से कम दिन के 20 ऑर्डर्स आ जाएं, 20 यूनिट्स इसके बिक जाएं, और आप इस पेन के, और 20 यूनिट में हर यूनिट के ऊपर आप $1 कमा रहे हैं, महीने का कितना बना लिया आपने? $600। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करें 24x के ऊपर। तो 24x कितना बना? 600 इंटू 6,000, $12,000। $12,000 बुरी रकम है क्या? एक एक मेरे जैसे पाकिस्तानी के लिए, जो पहले अगर कुछ नहीं कमा रहा था, और अगर एक पेन का बिजनेस खड़ा करके मैंने इसको $12,000 ऐसे खड़े कर लिए, तो 18 लाख रुपए पाकिस्तान के बन गए भाई। छोटी रकम तो नहीं है ये भी। जिसके पास अगर कुछ भी ना हो फाइनेंशियली, तो वो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इतनी एफर्ट्स हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये बिल्कुल हलवा है। एफर्ट्स लगेंगी, इसको संभालना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स आपको उसके अंदर डालनी पड़ेगी। हो सकता है मैं 20 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल के दिन के 50 यूनिट्स बेच रहे हो, 30 यूनिट्स बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो Etsy का बिजनेस भी फ्लिप होगा। अब आप कहें जी मार्केट कोई नहीं है, एम्पायर फ्लिपर नहीं खरीदता, भूल जाए एम्पायर फ्लिपर को। क्या वो एक ही है? नहीं ना। फ्लिपा है, ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जगहें आपको मिलेंगी जहां पे आप इसको बेच सकते हैं इस बिजनेस को। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो प्राइवेट लेबल की ये खासियत है कि वो वेल्थ जनरेट करेगा, लेकिन आपके साथ आप उसको एसेट के तौर पे बेच सकते हैं। अब Amazon का प्राइवेट लेबल मुझे पसंद क्यों नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है, उसको उसमें हम बाद में आते हैं। लेकिन जहां पे छोटा काम, छोटी इन्वेस्टमेंट से काम हो सकता है, वो मुझे पसंद होते हैं वो वाले बिजनेस। मैं क्यों बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं जब छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो सकता है? तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लोकल के अंदर भी यही फायदा है, आप लोकल करें, आप कल को उसको एक्सपेंड कर सकते हैं आगे, आप उसको लेके जा सकते हैं, एक अमेजोन पे भी ले जा सकते हैं आप उसे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि होलसेल के ऊपर, या उसको कैसे हम शुरू कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अमेजॉन होलसेल एफबीए के लिए हमें क्या करना है? तो जो नए लोग होते हैं उनको सबसे पहले शुरू करना है अमेजॉन अवेयरनेस कोर्स से। पहले तो ये पता चले कि अमेजॉन के बिजनेसेस क्या क्या हैं, किस तरह से काम होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट जाती है, कितना प्रॉफिट बनता है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जब आप ये समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको सीखना है। आपको क्या सीखना है? स्पेशली जो होलसेल के अंदर जो चीज सीखनी है वो ये होती है कि प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड से अकाउंट, ये दो मेन चैलेंजेस हैं। उससे उन दोनों में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ब्रांड के साथ अकाउंट्स बनाना होता है। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने बड़ी महारत हासिल कर ली है ब्रांड के साथ अकाउंट बनाने में। वो ऐसे उनके ब्रांड्स के पीछे पड़ जाते हैं कि वो फिर अकाउंट लेके ही छोड़ते हैं। वो सुकून नहीं हासिल करते जब तक कि उनका ब्रांड का अकाउंट ना बन जाए। पीछे पड़े रहना, कॉल्स करना, ईमेल्स करना, फोन कॉल्स लगे रहना, यही अल्टीमेटली आपको बिजनेस दिलाता है। और ब्रांड के अकाउंट्स आपके लिए एसेट हैं। जब आप इस बिजनेस को बेचेंगे तब ये अकाउंट्स आपके लिए एसेट के तौर पे काम करेंगे। और इन इन ब्रांड्स के साथ आप आगे भी और बिजनेसेस या और अमेजोन के स्टोर पे भी काम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपने इनके साथ एक्सक्लूसिविटी साइन नहीं की हुई किसी एक के साथ। एक्सक्लूसिविटी अगर किसी ब्रांड के साथ साइन की हुई है तो वो तो आपका वाकई में बहुत बड़ा असेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इसके अंदर पढ़नी है और समझनी है। तो ब्रांड के साथ अकाउंट हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे लोग मुझे लगता है जिनके पास ब्रांड के अकाउंट्स जो आसानी से बना लेते, आसानी नहीं लेकिन बना लेते हैं, या उनके पास ऑलरेडी हैं, उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, वो वैल्यूएबल होते हैं, वो किसी भी बिजनेस के लिए एसेट होंगे, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी ब्रांड के साथ कांटेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग, उसके लिए ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट हंटिंग सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास अमेजोन की सेलर आईडी हो या ना हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, एज लॉन्ग एज के आप ये काम महारत से और प्रॉपरली कर सकते हैं अगर इसे, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्किल्स का, जिसमें आप किसी को, कोई भी आपको हायर कर लेगा, कोई भी आपके साथ पार्टनरशिप कर लेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब ये भी जरूरी है कि जी स्किल्स निकालें, स्किल्स बिल्ड करें, पॉलिश करें वो प्रोडक्ट्स को। आप ऐसे हो जाएं कि जब आप अमेजोन के पेज पे वो प्रोडक्ट देखें तो वैसे ही आपको पता चल जाए कि आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है या नहीं करना है। उमूमन मुझे ये चीज पता चल जाती है, मैं समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काम नहीं करना है। अगर आप मुझे कोई मोबाइल केस दिखाएंगे और आप मुझे कहेंगे कि जी ये अच्छा बिक रहा है, इसमें इतनी सेल्स हैं, इतने सेलर्स हैं, मैं शायद आपको देखते के साथ मना कर दूंगा कि नहीं, मुझे इस पे काम नहीं करना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये चीज आपको आपको लेकर आनी है, आपको वो प्रोडक्ट्स देखनी है, वो प्रोडक्ट छांटनी है, और आपको एनालाइज करना, जो प्रोडक्ट को, पेज को देख के जो एनालिसिस हम जो करते हैं, वो अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली है तो आप किसी के साथ भी, किसी सेलर के लिए आप एसेट हैं, किसी अमेजोन सेलर के लिए आप एसेट हैं। वो आपको रिटेन करेगा, वो आपके साथ काम करेगा, करना चाहेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। दो बाकी सारी चीजें जो है वो बहुत आसान है। सिंपल ऑर्डर प्लेस करना, अपने पास अमेजोन के एफबीए शिपमेंट्स बनाना, सेल्स आना, ऑर्डर्स देखना, बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं और आप आराम से इसको सीख सकते हैं। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस जो है वो असल है ब्रांड अकाउंट्स बनाने में, लिंक्डइन से उनके कांटेक्ट निकालना, उन लोगों से बात करना, उन लोगों से ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाना ताकि वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चले। तो होलसेल के अंदर यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है होलसेल के अंदर। और ऐसा इस आई I मीन जैसे कहते हैं ना कि जी ड्रॉप शिपिंग के अंदर कह लो कि जी इतनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, फिर इतने ऑर्डर्स आएंगे, उनको प्रोसेस करो, मेक श्योर करो कि वो आइटम्स डिलीवर हो रही है नहीं, और ये भी मेक श्योर करो कि कस्टमर सर्विस भी आपको देनी है। ये बड़े सारे झंझट है। प्राइवेट लेवल के अपने झंझट हैं जी, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, मेंटेन करनी है, रैंकिंग देखनी है, आपको ये ख्याल रखना है कि कोई नेगेटिव फीडबैक रिव्यू तो नहीं आ गया,
कोई मसला तो नहीं बन गया आपके साथ, आपको मेंटेन करना है, उसकी रैंकिंग तो नहीं गिर रही है, कीवर्ड की वॉल्यूम तो नहीं गिर रहा है। ये तो कंटिन्यूस एफर्ट है। आप अगर 2 साल आपने वो पीएल का बिजनेस किया तो 2 साल आप इसी परेशानी में रहेंगे ना। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग का भी है कि अगर आप 2 साल ये काम कर रहे हैं तो 2 साल आप सुकून में नहीं आ पाएंगे, आपको ये टेंशन रहेगी। तो वो होलसेल ही वाहिद वो बिजनेस है जिसमें आप एटलीस्ट सुकून का सांस तो ले सकते हैं। आपको ये पता है कि अच्छा जी मेरे इतने प्रोडक्ट्स तो सेल हो रहे हैं, आगे मुझे और काम करना है, लेकिन कम से कम इतने प्रोडक्ट्स तो मैंने डाल दिए, इतने तो सेल हो रहे हैं, इतने तो मेरे पास ब्रांड अकाउंट्स हैं जिनके साथ मैं कंटिन्यूस लेवल पे काम करता रहूंगा, बशर्ते कि आप उसको जो है वो चलाना जानते हो, उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करें। तो ये जो जो होलसेल का है वो बस यही है, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। प्रोडक्ट को समझना भी एक आर्ट है। वो पेज आपको उसको समझना है और सारा कुछ आपको कीपा के टूल से मिल जाता है। आपको कोई एक्स्ट्रा टूल्स जरूरी नहीं है। हाँ, मिल जाते हैं दूसरे टूल्स जिससे और ज्यादा आसानियां हो सकती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं होते। सारा काम आपका कीपा से हो जाता है, बस कीपा का टूल चाहिए। किसी और टूल को खरीदने के चक्करों में शुरू में ना पड़े, आपको जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कीपा चाहिए आप। तो बाकी इसके लिए वीएसआर है, वर्चुअल सक्सेस रूम है, सक्सेस रूम है जहां से आपको प्रोडक्ट हंटिंग करना या होलसेल एफबीए को सीखना और समझना, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा आसानियां हो जाती हैं, स्पेशली वीएसआर में, क्योंकि वहां पे एक ट्रेनर, एक मेंटर आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं जो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप सीखें, आप समझें और आप पढ़ें इन चीजों। इसके अलावा मैंने जब बात की थी ऑटोमेशन की, थोड़ा सा ऑटोमेशन की बात हम क्यों करते थे कि बिजनेस को बड़ा करना है ना। अब आप एक अमेजोन के स्टोर पे काम कर रहे हैं अभी, आपको लेट सपोज 30% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और हो सकता है आपको शायद कुछ सैलरी भी मिल रही हो, 30% प्रॉफिट मिल रहा है। आप कहते हैं जी इस स्टोर के ऊपर होलसेल की सेल्स के बाद नेट प्रॉफिट जो बना है, फॉर एग्जाम्पल 3,000 के हिसाब से मेरा तकरीबन $800-900 मेरा बन गया, लेकिन मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं $1,000 पे आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे और ग्रो करना है, तो क्या करें? मेरे पास स्टोर भी नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मैं क्या करूं? इसका सिंपल तरीका है, ऑटोमेशन में जाना है। अभी वो जो $9 आप कमा रहे हैं उसको थोड़ा माई के से खर्च निकालना पड़ेगा, किसी और वीए को या पार्टनर को या टीम मेंबर को देना पड़ेगा, और इस तरीके से इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो वो जो आपको टीम बनानी पड़ेगी, शुरू में तो ऑफकोर्स छोटी टीम होगी, लेकिन इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो वो टीम बनाएं, अपनी जो आपकी जो स्किल्स है वो सारी उस बंदे को सिखाएं जो टीम का है नया। आपको आपने कहा मैं दूसरे स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी कि मुझे दूसरा स्टोर चाहिए, तो अब आपने देखा कि आपको वहां से भी 30% मिलना शुरू हो गया। एक को आपने खुद संभाला, दूसरे को आपके अंडर में एक बंदे ने संभाला। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी ऑटोमेशन के अंदर। अब आपका 30% अगर $900 था तो आपने उसको थोड़ा सा शेयर कर दिया, दूसरे स्टोर का 30% आपके पास आना आना शुरू हो गया। लेट सपोज उस पर अभी $2,000 तकरीबन $600 करीब करीब $700, लेकिन ये उसके साथ जब प्लस हुआ पिछले वाले के साथ तो ये बढ़ गया ना। तो इस तरीके से आप सोचते हैं ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है अपनी इनकम को, अपनी एफर्ट्स को, लेकिन वो सारी एफर्ट्स आप खुद से अपने हाथ से नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसके लिए बंदे चाहिए। फिर वो पुरानी वाली बात, टीम्स जोड़े, नसीब जोड़े, तो और काम बढ़ेगा आपका। इसी तरीके से इसमें भी होगा। एक बंदा आपने लगाया, उसको आपने टास्क दिए, दूसरा बंदा आपने लगाया, उसको दूसरे टास्क दिए, तीसरा आप ऊपर आ गए। पहले आप खुद ऐसा वीए काम कर रहे थे, अब आप ऊपर आ गए, आपने अपने अंदर अंडर में वीए लग रख लिए। अब आप और स्टोर्स को मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं। इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, तो इससे कहते हैं ऑटोमेशन सर्विस। अब यूएस के अंदर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स भरे पड़े हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो इस तरीके की आई मीन बड़ा ठीक ठाक पैसा बनाते हैं इस तरह से। हम भी करते हैं, हम भी ऑफर दे रहे हैं, हम भी सर्विस ऑटोमेशन की सर्विस दे रहे हैं। हमने तो बंद कर दी थी कि 4-5 लोगों को हमने दिया बस, उसके अलावा हमने नए एक्सेप्ट नहीं किए। तो अभी तक तो उन्हीं के ऊपर हम है, क्योंकि मैं रिजल्ट्स देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग, मेरी टीम कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, उसके बाद आगे इसको इंशाल्लाह मजीद एक्सपेंड करेंगे। तो ये ऑटोमेशन का पोटेंशियल है। आपको सारे काम खुद से नहीं करने, आपको डेलीगेट करने काम, आपको लोग अपने तैयार करने, और आपको टीम अपनी बनानी है।
ये हर कोई कर सकता है, इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। बस सब्र चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, जो आपका टारगेट गोल है वो आपको सेट हुआ, वो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, अलबत्ता टाइम लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, और या फिर फॉरेन रेजिडेंट पाकिस्तानी। तो ऐसे काफी सारे, बल्कि ज्यादा लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, ग्रुप में भी आते हैं कि जनाब वीए दे दें, मुझे अमेजोन का स्टोर मेरे पास है और मुझे काम करना है। तो इनके अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ लिख लिया है अमेजोन के बारे में, जिन्हें कुछ पता है, जो जानते हैं कि अमेजोन का बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो साइलेंट इन्वेस्टर के तौर पे आना चाहते हैं, यानी कि वो कहते हैं जी आप हमसे पैसे ले लें, अब हमें 6 महीने साल बाद ये बताइएगा कि कितना, थोड़ी सी मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं किसी का पैसा लेके इन्वेस्ट करूं अपने पास या किसी और के पास, वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उमूमन ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जिनको खुद पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ इन्वॉल्व इन्वेस्ट हो रहा है, और डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर सके, बजाय सिर्फ और सिर्फ वो किसी के एक के ऊपर पैसा लगा के बैठ जाए। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स को चाहिए, या वो लोग जो वीएस ढूंढ रहे हैं उनको चाहिए कि पहले खुद पढ़ें, खुद सीखें। जरूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी प्रोडक्ट हंटिंग सीखें, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांड के साथ अकाउंट बनाना सीखें, लेकिन आपको बेसिक तो पता हो उस बिजनेस का। आपको ये तो पता हो कि जनाब करना क्या है, बिजनेस होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, किस तरह से वो लॉजिस्टिक्स हो रही है, उसकी हैंडल, ये तो पता हो। आंख बंद करके बैठने वाले या ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले जो है ना, वो उसमें काम नहीं कर पाते, अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता। अब इसमें एंटर कैसे होना है? देखिए, मैं एज एन ईएसपी, हम कह लें कि अगर एक कंपनी है, ईएसपी आपको बंदे सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ऐसे बंदे वैसे ही कम होते हैं, इतने चीते जो हो जाते हैं ना, वो चीते जब हो जाते हैं तो वो हमसे भी काम नहीं लेते, वो कहते हैं जी हमारे पास काम ऑलरेडी है, अब हमें मजीद की जरूरत नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो तीन तीन चार चार अमेजोन के स्टोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी टीम्स बनाई हुई है छोटी छोटी, और उसके ऊपर काम चल रहा है, तो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। अब आपको बंदे, आप आप मिलेंगे, आपको दो नंबरियां भी होंगी आपके साथ, आपका पैसा जाया भी होगा। बट जस्ट ठीक ठीक है, बी रेडी टू डू दैट। अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो हो सकता है आपको पहली बार में अच्छा बंदा मिल जाए, बहुत ही अच्छा बंदा मिल जाए जो आप कहें कि जी बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हुआ तो फिर तैयार रहें। दूसरा तरीका ये होता है कि फिर ईएसपी को इन्वॉल्व करना। ईएसपी को इन्वॉल्व करने के लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं थोड़े से। ईएसपी फ्री फंड में इन्वॉल्व नहीं होती है, मैं खुले में आपको कहता हूँ, क्योंकि उसका तरीका फिर ये होता है कि ईएसपी का प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर में चले जाएं, जहां से इन्वेस्टर का राउट है, या फिर आप ऑटोमेशन में जाएं। ऑटोमेशन तो फिलहाल बंद है, नई नई एप्लीकेशंस तो जब आएंगी तब की बात है। तो फौरी तौर पे फॉर नाउ एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर, उसके अंदर आपको फी अदा करनी पड़ती है, लेकिन उसमें फिर फायदा ये होता है कि ईएसपी आपको आपके साथ इन्वॉल्व हो जाती है, आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो फिर ईएसपी को डायरेक्टर के तौर पे सक्सेस कैंप, और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये एलिजिबल हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और आगे लॉन्ग टर्म चलेंगे, तो वो स्टूडेंट्स हम असाइन करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी अगर ऐसा नहीं है, इन इन सब के अलावा भी एक और ऑप्शन है। इन सब के अलावा फिर सब्र का एक ऑप्शन है, थोड़ा सा, थोड़े से खर्चे और सब्र का। वो ऑप्शन ये है कि आप, अगर आपका पाकिस्तान में आपकी सिस्टर का, आपकी बाजी का, आपके कोई रिश्तेदार का, मामू का बेटा, कोई फलाना उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें, उसको ट्रेनिंग करा दें, यहाँ से कराएं कहीं और से करा दें, ट्रेनिंग करा दें उसकी, उसको स्पॉन्सर कर दें, उसको ये बताएं कि जी मैं एहसान कर रहा हूँ तुम पे, मैं तुम्हारे ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, मेरे साथ काम करोगे? वो बोलता है कि हाँ जी मैं काम करूंगा। अब एग्रीमेंट की क्या यहाँ पे कीमत है, वैसे भी चीजें ऐसे ही चल जाती हैं, लेकिन वो कम से कम आपको ये लगता है कि हाँ जी बंदा भागेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, तो उस पर इन्वेस्ट कर दें, उसको ट्रेन कर दें, फिर आगे चल के उसके साथ काम करें। तो स्पॉन्सरशिप की और एहसान की एक वीडियो मैंने बनाई थी कुछ अर्से पहले, उसको जरूर देखें। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। किसी के ऊपर जब आप एहसान कर देते हैं ना, जो छोटी छोटी ट्रेनिंग है, फॉर एग्जाम्पल खर्चे बड़े ना करें, वीएसआर में डाल दें, सक्सेस कैंप में डाल दें,
अपने अपने किसी चाचा मामा ताया के बेटे को, अपने भाई को, अपने बेटे को, किसी को भी उनको सिखाएं। वीएसआर में डाल दिया, सक्सेस स्कैम में डाल दिया, इतनी मोटी फीस तो नहीं है। तो इससे फायदा ही होता है, एक के बजाय दो को डाल दें, तीन को डाल दें। अगर एक भाग जाएगा तो दूसरा तो होगा, दूसरा भाग जाएगा तो तीसरा तो होगा। तो ट्रायल एंड एरर यहाँ पर भी है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तकलीफ कम होगी कि जी चलो बहन का बेटा ही है ना, कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई नहीं, घर का बच्चा ही है। तो तकलीफ कम हो जाएगी थोड़ी सी आपकी। ये तकलीफ कम करने का तरीका है बेसिकली। तो बहरहाल अब थोड़ा सा क्यूएनए कर लेते हैं हम थोड़ी देर, और फिर उसके बाद जो है इसको इंशाल्लाह रैप अप करेंगे। जी जनाब, तो क्वेश्चन एंड आंसर। फैजान, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ, आई अप्रिशिएट दैट। और सब सेलर्स ऐसा नहीं करते, कुछ करते हैं। हर कोई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती ना, वो बात है। हमजा, डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर और ऑटोमेशन। मल्टीप्लायर बेसिकली पार्ट था वन ऑन वन ट्रेनिंग का। तो वन ऑन वन ट्रेनिंग के अंदर ही इन्वेस्टर्स को जाना पड़ता था, और उनको ईएसपी के ही डायरेक्टर्स उनको असाइन किए जाते थे, और ईएसपी खुद इन्वॉल्व होती थी। ऑटोमेशन में फिर वो साइलेंट इन्वेस्टर के तौर पे आप आ सकते हैं। इन्वॉल्व आपको फिर भी होना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट आपको यह है कि ईएसपी सारा कुछ मैनेज करिए, ईएसपी पीपल लोग असाइन करती है उस पर। भाई ये फाइटर जो होलसेल की 5-10 प्रोडक्ट हंट करने के पैकेज दे रहे हैं, ये बाद में बार बार वही प्रोडक्ट दूसरों को देते हैं और सेल्स कम हो जाती हैं, इसकी क्या हल है? फैजान, इसका हल एथिक्स वाली जो वीडियोस हैं वो बंदे को देखनी चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा ना करें। अब गन पॉइंट पे भी काम नहीं करा सकते और जबरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी को। और एथिक्स सिखा लें किसी को हम कुछ, और लोग संभल जाएं, सुधर जाएं, तो बात है। जी जाजिब, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कोई भी होना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए। एचसी की सोर्सिंग के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप जो है इसको अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग कर लें, वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग कर लें, या फिर आप प्रिंट ऑन डिमांड पे करते हैं तो प्रिंट ऑन डिमांड में फिर जैसे मैंने बताया प्रिंटफुल है, प्रिंटिफाई है, इस तरह की सर्विसेज हैं जहाँ से आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हैं। तलहा, टैक्सेस, इनकम टैक्सेस और सेल्स टैक्स के लिए हसन अब्बास के साथ हमने एक सेशन किया था, अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही शायद। वो देखें, आपको उससे सारी तफसीलात मिल जाएंगी इंशाल्लाह। विच टूल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग और विच वे इज बेटर? कीपा बेहतर है, कीपा से करें। और दो तीन तरीके हैं। रिवर्स सोर्सिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो सो फार वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, और उससे आपके ब्रांड अकाउंट्स अपने बनते हैं। इफ हैव स्किल्स बट लिमिटेड बट डोंट हैव अमेजन। जमाल, आपको करना यह है कि आप अपने आप को ग्रुप में दिखाएं, लेकर आए अपने आप को कि जी मैंने ये प्रोडक्ट्स ढूंढी हैं, ये प्रोडक्ट्स का इतना कॉन्सेप्ट है। मैं देखता हूँ काफी सारे लड़के, इनफैक्ट कुछ लड़कियां भी हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव है ग्रुप में, और डिस्कस कर रही होती हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये बाय बॉक्स है, इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये चीज सही है, और लोगों से पूछती हैं। तो अपने आप को विजिबल करें। ऐसी ऐसी ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो हैं वो अल्टीमेटली, ये बात याद रखें, मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स इतने ज्यादा ग्रुप में एक्टिव हैं वो बहुत ज्यादा बिजी भी हैं। वो बहुत ज्यादा, उनके पास ऑलरेडी काम है, दो दो तीन तीन पार्टनरशिप उनकी चल रही है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को सामने लेकर आएंगे, ग्रुप में विजिबल करवाएंगे, उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनेगी, लोग आपको जानेंगे, दूसरे इन्वेस्टर जो हैं वो आपको पिक करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजाज एजाज साहब, इसमें होलसेल और पीएल का जो मेजर डिफरेंस है वो ये होता है कि होलसेल में आप एग्जिस्टिंग जो लिस्टिंग्स हैं जो ऑलरेडी काम अमेजोन पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसको आपने जो है वो करना है। और पीएल में आपको कंप्लीटली एक नई लिस्टिंग बनानी पड़ती है अपने ब्रांड के साथ, तो वो एक री इन्वेंट करने वाली बात होती है व्हील को जी। um, how much investment do we need other than ESVP in case of project multiplier automation?
मल्टीप्लायर के अंदर ऐसी कैद नहीं है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 10-15 हजार डॉलर्स आपके पास हों। ऑटोमेशन के अंदर हमने कंडीशन रखी है कि मिनिमम 20,000 हो तभी वो एंटर हो, वरना ना हो। ज्यादा कुछ भी हो, कम कम से कम हो। और हम नहीं लेते पैसे किसी के भी। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सब अपने पास ही रखते हैं आप। जब जरूरत होती है, जितने ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं, तब आप उसको खर्च करते हैं। शकीब, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था मेरे ख्याल से कल या परसों में, कि फीडबैक जीनियस की सर्विस यूज करनी है और उससे आपको फीडबैक्स मिल जाते हैं। 100 मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट फ्री जाती है उसके अंदर। अच्छा जी। अरसलान, हाउ टू चेक सप्लायर्स इफ ऑथराइज्ड और नो? ऑथराइजेशन के लिए दो तरीके हैं। एक तो जो ब्रांड की आप बात कर रहे होंगे, वो ब्रांड की वेबसाइट पे जाके देख लें क्या उनके कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर होलसेलर्स की लिस्ट वहां मौजूद है या नहीं। अगर है तो वहां से आपको पता चल जाएगा वो लिस्ट में क्या आपके सप्लायर का नाम है या नहीं, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऐसी कोई लिस्ट वहां पे नहीं है, तो सिंपली ब्रांड को ईमेल या फोन करके आप पूछ सकते हैं कि जी ये फलां सप्लायर आपका ऑथराइज है या नहीं। तो इससे ये तरीका है इसका। प्लीज कंफर्म एचसी रिक्वायर्ड यूएस ईयू यूएई बैंक करने की। जी ऐसे ही एचसी की अपनी जो डिपॉजिट मेथड है ना, उसके लिए एचसी कुछ बहुत चंद ऐसे कंट्रीज हैं जिसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी डिपॉजिट मेथड उस बैंक का है, उन कंट्रीज के अंदर है, तो वो चल जाएगा। वरना फिर आपको पेपाल यूज करना पड़ेगा। पेपाल आप पाकिस्तानी होने की सूरत में भी कनेक्ट करवा सकते हैं उसमें। फरीद, आपको अप्रूवल के लिए दो तीन तरीके ही हैं। एक तो यह है कि कोई वीएसआर का स्टूडेंट पकड़ें, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। दूसरा तरीका है कि कोई ऐसे स्टूडेंट पकड़ें जो सक्सेस कैंप या वन ऑन वन का हो, वो आपके बहाफ पे अप्रूव करवा सकता है। या फिर आप खुद वीएसआर में एनरोल हो जाएं तो आप करवा सकते हैं। बाकी वैसे डायरेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आसिफ साहब, होलसेल अकाउंट या ब्रांड अकाउंट विदाउट एलएलसी और अमेजॉन अकाउंट? अमेजॉन अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एलएलसी या कंपनी आपको चाहिए। कोई एलएलसी से मुराद या तो एलएलसी हो या सी कॉर्पोरेशन हो, लेकिन हो। ऐसा सारी चीजें ऑनलाइन हैं। और फिजिकल जो है वो ज्यादातर चीजें नहीं होती हैं। मैं फिजिकल बिजनेसेस को पसंद नहीं करता, ना ही फिजिकल होना मैं रिक्वायर्ड करता हूँ। तो जरूरत महसूस नहीं होती। ऑनलाइन आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये माइंडसेट गलत है इस वक्त ना, कि मेरे सामने बैठा हो बंदा और मुझे पढ़ा है कुछ, तो ये गलत है माइंडसेट बेसिकली। वो इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। सारी चीजें दुनिया जो है वो ऑनलाइन चल रही है, तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। अब इसके लिए बिजनेस ही पूरा ऑनलाइन नहीं है। Is there any toll project? प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर में से एज इन्वेस्टर ज्वाइन किया जा सके? जी बिल्कुल किया जा सकता है, सही है जरगम साहब। और संडे, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कराची में होगा जी। जो लोग यूके के अकाउंट कह रहे हैं कि बना कर देते हैं और चार्जेस $600 ले रहे हैं, क्या ये तरीका सही है अकाउंट ओपनिंग का? सुहेल साहब, तरीका सही है। आप बेसिकली बीच में थोड़ा सा दो नंबरी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर तरीका सही है। आप एक कंपनी बनाते हैं यूके में, उस कंपनी के ऊपर आप बैट वगैरह लेते हैं, फोन नंबर सब चीजें लेते हैं, और उसके ऊपर आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं। तो तरीका सही है, इसमें गलत नहीं है। आजकल अलबत्ता अमेजोन ज्यादा टाइम लगा रहा है इसमें। तलहा, यूएस का नंबर यूज करेंगे या यूके में है तो यूके का नंबर यूज कर लें, या यूके की ब्रांड को भी यूएस के नंबर से कॉल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी नंबर तो ऑफ कोर्स आई मीन वो सही नहीं है तरीका। उरूज, अमेजोन के अलावा मुझे एटसी नजर आता है। ईबे एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन ईबे की जो है वो मार्केट इस वक्त बड़ी ज्यादा मुश्किल में है। तो मुझे नहीं लगता कि ईबे के ऊपर कोई लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बन सकता है। तो अमेजोन के बाद अगर मैं किसी और को प्रेफर करूंगा तो वो एटसी होगा। साद, एफबीए का मतलब फुलफिल्ड बाय अमेजोन है। ये अमेजोन की एक सर्विस है जो अमेजोन आपको एज अ सेलर आपको दे रहा होता है, और आप इसकी सर्विस को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। डब्ल्यू एस होलसेल को कह रहे हैं हम। तो होलसेल पूरा बिजनेस मेथड है, बिजनेस स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, मॉडल मॉडल कह सकते हैं,
जिसके अंदर हम एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को बेच रहे होते हैं। दोनों अकाउंट आपको आफाक अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी रीजन, एक तो कैलकुलेशंस बाज वक्त अमेजोन की डिफिकल्ट हो जाती है संभालना। कभी कभार जो है वो ऐसी फीस अमेजोन लगा रहा होता है जो कि मिक्स हो जाती है, कि अगर पीएल की प्रोडक्ट की कोई फी लग रही है वो होलसेल में मिक्स हो रही, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अकाउंट्स अमेजोन की डिफरेंट रखें तो ठीक है। दानिश, ये वर्थ है, पाकिस्तान में वर्थ शायद ना हो, लेकिन वैसे है, चलती है। एटसी के ऊपर इसकी अच्छी खासी डिमांड है, चीजें बिकती हैं बिल्कुल। देखिए, प्रिंट ऑन डिमांड में जरूरी नहीं है कि कोई शख्स आपको आके कोई कह रहा है कि जी मेरा नाम प्रिंट कर दो हुजैफा अली मेरे टी शर्ट के ऊपर, तो बस आप वही करें। दैट्स नॉट ओनली द प्रिंट ऑन डिमांड थिंग। प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर आप थोड़ा सा इमोशंस के साथ खेलते हैं। इमोशंस के साथ कैसे खेलेंगे कि आप कहें जी मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स के कोट्स के साथ आपने बहुत सारी टी शर्ट्स के डिजाइन बना दिए, एटसी भर दिया आपने, लिस्टिंग लगा दी, तो वो बिकेगा ना। 14 फरवरी आ रहा है तो आपने लव यू के वो टी शर्ट बना दिए, दिल गुर्दे सब उसके ऊपर बना के लगा दिए, तो वो बिकेगा ना। तो वो चीज है, प्रिंट ऑन डिमांड इज नॉट ओनली अबाउट प्रिंटिंग समथिंग दैट कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर कहे मुझे ये प्रिंट कर दो, तो अगर वो ही निकालना है तो वो जरूरी नहीं है। आप अपनी अपनी अपना दिमाग चलाएंगे, आप ये बनाएंगे, मतलब आप रिसर्च करेंगे कि क्या बिक रहा है, उसके बहाफ पे आप डिजाइन अपने बनाएंगे। एंड सोर्स प्रोडक्ट वेबसाइट लिस्टेड ऑन टेक्निकल आर्बिट्राज। आमिर, सोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो रिटेल आर्बिट्राज कहलाएगा। जो टेक्निकल आर्बिट्राज ने कोई 400-500 वेबसाइट्स बताई हुई है, उसका नुकसान ये है कि अमेजोन उनकी रिसीट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अमेजोन सिर्फ होलसेलर की इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेगा। जी इरफान, ये वर्केबल है ऑस्ट्रेलिया में भी, और इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि जी बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया सक्सेसफुली। छोटी मार्केट है, नई मार्केट है, तो जाहिर सी बात है ऐसा पोटेंशियल नहीं है, लेकिन काम किया जा सकता है। शकीब, कोई भी बिजनेस बेचा जा सकता है। जब मैं मग्स का बिजनेस अपना बेच सकता हूँ, फिजिकल दुकान कराची में मैं किसी को बेच सकता हूँ, तो कोई भी बिजनेस बिक सकता है। मेरी वर्डप्रेस की थीम का बिजनेस था, मैं वो बिजनेस मैंने बेच दिया, बिक गया, पैसे भी दे के गया। मेरे पास इवेंट टिकटिंग का एक प्रोग्राम था जो मैंने खुद डिजाइन डेवलप किया था पीएचपी प्रोग्रामिंग से, 2011 की बात है, 10 की। तो वो जब मैंने फ्लिप कर दिया, वो बेच दिया, अच्छी कीमत में बेचा, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? कोई भी बिजनेस हो सकता है। उसको बिजनेस को बनाते वक्त आपको जहन में रखना है कि क्या आपको वो फ्लिप करना है, तो उसकी ऐसी स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई करते हैं। हर बिजनेस बिक सकता है। अगर कोई ये कहता है कि जी बिजनेसेस नहीं बिक सकते ये वाले, तो गलत है। बायर ढूंढना किसी का मुश्किल हो सकता है, किसी का ज्यादा आसान हो सकता है। कोई आके ये कहे कि जी सिर्फ एम्पायर फ्लिपर ही है दुनिया के अंदर और बस पीएल ही बिकेगी उसके अंदर, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो तो एम्पायर फ्लिपर का मसला है, बिजनेस का मसला तो नहीं है ना। अभी आप जाएं, गूगल करें, बिजनेसेस फॉर सेल इन द यूएस। अब ये वो वेबसाइटें बनी हुई है जो E2 का जो वीजा होता है ना, उसको उसको प्रमोट करने के लिए ये वेबसाइट्स बनी हुई है, जहां पे भी आइसक्रीम पार्लर बिक रहे हैं, ठीक है, डेंटिस्ट की शॉप्स बिक रही हैं, और मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स बिक रही हैं, गैस स्टेशन बिक रहे हैं। लोग खरीद रहे हैं, क्या ये बिजनेस फ्लिप नहीं हो रहे? फ्लिप ही तो हो रहे हैं, पैसा सबको मिल रहा है। तो कोई आके आपसे ये कहे कि जी फ्लिपेबल नहीं है, एसेट नहीं है, तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना फिर, अगर ऑन पर्पस कहे तो ऐसा नहीं होता, हर बिजनेस फ्लिपेबल होता है, ये भी फ्लिप हो जाता है। अच्छा, मैं कोर्स के हवाले से क्वेश्चंस आप चाहें तो वो ग्रुप में वैसे ही कर सकते हैं। ई कॉम सक्सेस की वेबसाइट्स आपको सारे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोर्स के हवाले से क्वेश्चंस को अवॉइड करूं, और पोस्ट कर दें यहाँ पे, बेशक वो फिर टीम के कोई मेंबर आपको उसके जवाब दे देंगे। हमास, ये युगांडा का मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, कि वहां से अमेजोन का अकाउंट कैसे बनेगा, ये वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, देखना पड़ेगा इसको। How to calculate weight in UK if no VAT registered under threshold of weighing output VAT can be avoided, VAT on sale is deducted. फरहान साहब, इसका बेहतर जवाब जो है आपको उस्मान नसीर साहब दे सकेंगे, वो ग्रुप में हैं, और अगर आप उनको टैग करके ये सवाल पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है।
मोहसिन, फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन अब ज्यादा टाइम दें तो ज्यादा बेहतर है। शुरू करने के लिए बिजनेस को हमेशा, कोई भी बिजनेस आप जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जब वो एक एक स्टेज पे आ जाता है, वो ग्रो कर जाता है, फिर आप अपने साथ लोग लगा लेते हैं ऐसे जो उस बिजनेस में आपको चलाने में हेल्प करें। फिर आपका टाइम थोड़ा सा आपके लिए रिलैक्स हो जाता है, आप फिर कुछ और करें, जॉब करें, कोई और काम करें, घूमने चले जाएं, वो फिर अलग बात होती है। लेकिन शुरू में हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, तो कैलकुलेट, ये हो गया। Dean Mohammed Dars. Salam, sir. I'm new here and I want to work with them, but I don't know. I have good community. मोहम्मद दीन मोहम्मद साहब, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अमेजॉन अवेयरनेस कोर्स, जो कि फ्री है। और सिंपल आपने ई काम सक्सेस डॉट पी के पर जाना है, आपको ट्रेनिंग के मॉड्यूल में वहां से मिल जाएगा उसका लिंक, वरना कोई यहाँ पे भी देगा आपको। उससे शुरू करें, वो आपको अमेजोन की सारी ए टू जी, वो सारी चीजें, ए टू जी से मुराद जो बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसके सारे वो आपको बता देगा। तो इंशाल्लाह उससे आपको आसानी होगी। अच्छा जी, इसमें जरगम साहब, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है तो ना हो, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? कुछ भी नहीं हो सकता इसका, तो उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें। अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिक चीज सीखनी है, कुछ बताएं मुझे कुछ। शहबाज साहब, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में काफी सारी बातें हमने की हैं। प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें, ब्रांड से अकाउंट बनाना सीख लें, ये वीएससी से आपको मिल जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होलसेल बिजनेस के लिए। तो आपको किसी के साथ, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ आपको पार्टनरशिप मिलना शुरू हो जाए, आप इस स्किल के ऊपर मास्टरी कर लें तो। इब्राहिम, जरूरी है कि मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ही काम करेंगे तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। एक ब्रांड के साथ लगे रहेंगे तो वो तो कल को आपने, अगर उसने आपको हरी झंडी दिखा दी, तो आपको तो बिजनेस बैठ जाएगा इसका। तो आपको तो हमेशा मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करना है। बाबर कुरैशी साहब, asking for motivation sir, please answer approximate business monthly income money in WS as giving service to investor or business। देखिए, ये अच्छा सवाल है, इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। आ, आपने एक प्रोडक्ट निकाली है, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो मेरा एक कह ले कि थ्रेश होल्ड है, मैं अज्यूम करता हूं कि वो $300 वो प्रोडक्ट बना के दे आपको महीना, मंथली। अब चाहे वो ये प्रोडक्ट हो, लेकिन आपको $300 अगर ये बना के दे रही है ना, तो ये अच्छी है। अब हो सकता है किसी महीने 250 बने, हो सकता है किसी महीने 350 बने, बट दैट्स ओके। तो ऐसी प्रोडक्ट अगर आपने 10 निकालनी है, शुरू के 3 महीनों में बिजनेस बिल्ड किया, तो आपका कितना प्रॉफिट बन गया? आपने तो $3,000 कर लिए ना। तो ये आपका बॉल पार्क होना चाहिए कि जी मुझे $3,000 जमा करने के लिए, यानी कि इनकम बनाने के लिए ये करना है। 10 ऐसी प्रोडक्ट्स जो $300 निकाल रहे हैं, ये 10 ऐसी प्रोडक्ट जो $250 निकाले, तो मैं $2,500 पे पहुंच जाऊंगा। इसके लिए आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने जो टाइमलाइन है वो सेट करनी पड़ेगी। उमूमन लोग 3 महीने में ये काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नसीब के साथ काम करें और बंदा खुद भी डिटरमेंट हो। तो ये मुझे लगता है कि आपका टारगेट होना चाहिए। उमर फैजान, चलिए स्टूडेंट, चले जी, खुशी हुई उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, उमर, इसमें बिल्कुल करें। जो काफी सारी ऐसे तो मेरी वीडियोस हैं जिसके अंदर आपको बेतहाशा टिप्स मिल जाएंगी, और डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा टेस्ट ऑर्डर्स के साथ स्टार्ट करें, और प्रोडक्ट्स को देख के एक्साइटेड बंदा ना हो। बंदा उसकी पूरी चाल चलन उस प्रोडक्ट का देखे, उसके बाद डिसाइड करे कि प्रोडक्ट चलेगी सही या नहीं चलेगी। तो ये चीज मेक श्योर कीजिएगा। कासिम साहब, आपका सवाल मुझे समझ में आया नहीं। रहमान साहब, इसमें कोई टाइम का वो नहीं है।
किस्मत वालों के अकाउंट 2 दिनों में अप्रूव हो जाते हैं, और जिनकी किस्मत खराब होती है उनके 6-6 महीने तक भी नहीं होते। तो कुछ नहीं कह सकते हैं। सभी $1500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई खास आपको जो है वो पोटेंशियल नहीं नजर आएगा। $600-700 तो आपके एलएलसी बनाने में ही खर्च हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा। सादिया मुबारक। सर मुझे बेसिक अमेजोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस पे काम कैसे करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट। सादिया, वही फ्री अमेजोन अवेयरनेस वाला जो कोर्स है उसको एक्सेस करें, उसको मुकम्मल करें, और इंशाल्लाह आपको जो है इससे आसानी होगी, समझ में आती है सारी चीजें। अच्छा जी। I'm Morinaga farmer. I want to sell Morinaga on Amazon. Please tell me about registration required. नहीं पता मुझे ऑनेस्टली इस ब्रांड के बारे में, क्या अमेजोन पे सेल हो रहा है। पहले तो आप रिसर्च करें उसकी, हो रहा है तो फिर आपको उसके ब्रांड की ऑथराइजेशन आपको चाहिए होगी। अच्छा जी। सर फॉर होलसेल एफबीओ बिजनेस मॉडल ब्रांड अकाउंट विन करने की स्ट्रेटजीज चाहिए। तैमूर साहब, इसकी अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही एक बायबॉक्स मिथ की मैंने वीडियो बनाई थी, पोस्ट भी है, वो देखें। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मैंने वहां पर डिस्कस की थी, तो उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। उससे आपको ये आपके सारे काफी सारे लॉस क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टैक्टिंग ब्रांड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी फैसल साहब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई कैद नहीं है, आप 3-4 हज़ार डॉलर से इसको शुरू कर सकते हैं। प्लीज सजेस्ट मी इन दिस रिगार्ड ई वर्ल्ड। अच्छा जी, आपको $3,000 अभी आपके पास है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि इसको अपने पास रखें। पहले तो अपनी एजुकेशन करें, इसको इसको समझें, सीखें, उसके बाद जो है सोचिएगा। फिर आपको इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने स्किल्स हासिल करनी हो। अगर आप किसी के साथ लगाना चाहते हैं तो $3,000 की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती कि कोई आपके साथ पार्टनरशिप कर पाएगा, बहुत कम है। तो आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, खुद से काम करना चाहते हैं तो फिर ये पैसे अपने पास रखें, सिर्फ और सिर्फ उसको खर्च करें अपनी एजुकेशन पे, अमेजोन की लर्निंग में। अच्छा जी, यूके मार्केट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जवाब दे चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी। हुज़ैफा भाई, कैन वी कॉन्टेक्ट ब्रांड्स एंड नॉट मेंशन अमेजन यूज प्रेप सर्विसेज? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रांड्स को, जब आप ब्रांड्स जो है वो अक्सर, बल्कि ब्रांड्स ऐसे हैं जो अमेजोन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्टिवली अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट्स को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि जी एक नई लिस्टिंग वहां पे लगी, नया सेलर आके उनकी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो वो अल्टीमेटली उसके ऊपर डीएमसीए फाइल करेंगे और आपको आईपी कंप्लेंट आ जाएगी कि ये कोई सेलर है जो बिना परमिशन के हमारे प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रांड से परमिशन लेकर ही आप ब्रांड अमेजोन पे बेचें। प्रेप सेंटर भेजना या ना भेजना या डायरेक्ट भेजना, उससे फर्क नहीं पड़ता है ब्रांड को। ओके जी। बेसिक अमेजोन। अच्छा जी, काफी सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से उसका फिर मजीद टाइम लगाना पड़ेगा बैठ के हमें। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को इससे कुछ फायदा हासिल हुआ होगा। मैं ये बात जानता हूँ कि ये अमेजोन से रिलेटेड कम था, और आइडिया ये था कि एक सॉलिड बिजनेस बनाने के लिए पहले आपको बुनियादी क्या जरूरियात हैं वो बताना मकसद था मेरा, कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो गोल्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो माइंड सेट है, ये सारी चीजें बताना ज्यादा जरूरी था मुझे लगता है। वरना वैसे ही आके मैं हर किसी से कहूँ कि अमेजोन पे होलसेल कर लो, तो वो तो हम वैसे भी कहते रहते हैं, और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो जो बेसिक्स अगर आपने ठीक कर ली ना, तो फिर बेशक आप अमेजोन पे हो या किसी और बिजनेस में हो, वो अल्लाह ताला कामयाबियां दे ही देता है उसके अंदर। तो वो बेसिक्स बड़े जरूरी हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए हैं इसमें। इसको जो है अब रैप अप करते हैं हम, और बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं देख लूंगा, बाद में इसको जवाब दे देंगे, या कोई कोई और सेशन हम असाइन कर लेंगे इसके लिए।
ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।